जब किन्नान वाइट जेड डोजो में पहुंचे तो पूरा स्थान लोगों से भरा हुआ था। एक नजर में ही किन्नान ने अनुमान लगाया कि वहां लगभग 300 से ज्यादा नए शिष्य थे, जो पिछली बार से कुछ सौ ज्यादा थे। ऐसा लगता है कि नए भर्ती किए गए शिष्यों की संख्या मेरी उम्मीदों से ज्यादा है, किन्नान ने अपने दिल में कहा। फिर वो धीरे से भीड़ में घुल मिल गया। हालांकि उसने अपना नाम बना लिया था, फिर भी ज्यादातर शिष्यों को नहीं पता था कि वो कौन है। वे उसे नोटिस करने की जहमत नहीं उठाते। यहां तक कि किन्नान के दुश्मन लिंग जिक्सियाओं के पास भी इस समय किन्नान पर समय बिताने का समय नहीं था। यहां नए शिष्य इस साल मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के नए भर्ती किए गए सभी लोग थे, जो पिछली बार से कुछ सौ ज्यादा है। मुझे उन्हें अपनी दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों से देखने दो, ताकि मैं देख सकूं कि कितने लोग मेरे ध्यान के योग्य हैं। किन्नान ने किसी और के ध्यान में आए बिना अपनी दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों से पूरे व्हाइट जेड डोजों को स्कैन किया। घटनास्थल पर मौजूद हर एक नए शिष्य ने कभी ये उम्मीद नहीं की होगी कि कोई उनका एक एक करके निरीक्षण करेगा। ठीक उसी समय जब बहुमुखी प्रतिभा का परीक्षण शुरू होने वाला था, निरीक्षण में 2 अगरबत्तियों को जलाने के लिए आवश्यक समय के बराबर समय लगा। अंतिम परिणाम ने किन्नान के चेहरे पर एक गंभीर भाव प्रकट किया। पिछली बार जब उसने निरीक्षण किया था तो उसके ध्यान के योग्य लगभग 40 लोग थे। इस बार कुल मिलाकर लगभग 80 या उससे अधिक लोग थे जिन पर उसे ध्यान देने की आवश्यकता थी। इन 80 या उससे अधिक शिष्यों में से प्रत्येक के पास कम से कम 7वीं परत के शरीर तप क्षेत्र का साधना आधार था, किन्नान से 2 परतें ऊपर। इसके अलावा किन्नान ने यह भी महसूस किया था कि पिछले 10 दिनों में काफी संख्या में शिष्यों ने खुद को सुधार लिया था। उदाहरण के लिए लिंग जिक्सियाओ, किन्नान का दुश्मन, ने अपनी साधना को 9वीं परत के शरीर के संयम क्षेत्र में सुधार लिया था। ऐसा लगता है कि बहुमुखी प्रतिभा का ये परीक्षण प्रतिभाओं के बीच एक गहन युद्ध होने जा रहा है। ये विचार आने के बाद किन्नान ने अपनी दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों को वापस ले लिया। धीरे धीरे उसके दिल में एक रोमांचकारी अनुभूति पैदा हुई। इस बीच अचानक आकाश में दूर से 5 शक्तिशाली आभाएं दिखाई दी। शुरू में शोर मचाने वाला व्हाइट जेड डोजो इस पल में चुप हो गया। दबाव का पता लगाने के बाद घटनास्थल पर मौजूद सभी नए शिष्यों के हावभाव बदल गए, और जैसे कि उन्हें 5 बड़े पहाड़ों द्वारा नीचे की ओर दबाया जा रहा हो। इससे उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी। आकाश में 5 बूढ़े लोगों को शक्तिशाली आभाओं के साथ उनकी ओर चलते देखा जा सकता था। वे रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के 5 बुजुर्ग थे। 5 बुजुर्गों में से उनका नेतृत्व करने वाला बूढ़ा सफेद बालों वाला आदमी था, जो पिछली बार व्हाइट जेड डोजो में आया था। बूढ़े सफेद बालों वाले व्यक्ति के शांत होने के बाद उसने पिछली बार की तरह पूरे क्षेत्र को देखा, जो हुआंगलोंग और लिंग जिक्सियाओं पर जाकर रुका, और उसने तारीफ करते हुए कहा, 2 9वीं कक्षा के हुआंग रैंक के प्रतिभाशाली लोग वाकई प्रतिभाशाली हैं। हुआंगलोंग और लिंग जिक्सियाओ, आप दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया है। अगले बहुमुखी प्रतिभा परीक्षण में हम 5 को आप दोनों के प्रदर्शन से बहुत उम्मीदें हैं। अन्य 4 बुजुर्गों ने अपनी आंखों में प्रशंसा के भाव को छिपाए बिना मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। हुआंगलोंग ने अपने दांत दिखाते हुए मुस्कुराया, जबकि लिंग जिक्सियाओ ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर गर्व का भाव और भी गहरा हो गया था। आसपास के सभी अन्य नए शिष्य प्रशंसा से उनकी ओर देख रहे थे। पहले की तरह बूढ़े सफेद बालों वाले व्यक्ति ने दृढ़ता से काम किया, जिसने जल्दी से अपने भाव को शांत किया और कहा, बहुमुखी प्रतिभा परीक्षण हम 5 की देखरेख में होगा। मैं फिलहाल एमसी रहूंगा। अब मैं बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण के नियमों की व्याख्या करूंगा। मैं ये केवल एक बार कहूंगा, इसलिए ध्यान से सुनो। बूढ़े सफेद बालों वाले व्यक्ति के शब्दों में एक प्रकार की दबंगता थी, जिसने पूरे डोजों को घेर लिया। सभी नए शिष्यों ने अपना ध्यान बूढ़े व्यक्ति पर केंद्रित कर रखा था। वे एक भी विवरण को छोड़ना नहीं चाहते थे। बूढ़े सफेद बालों वाले व्यक्ति की आंखों में
एक अदृश्य गर्वपूर्ण भाव चमक उठा जब उसने ठंडे स्वर में कहा, बहुमुखी प्रतिभा का परीक्षण बहुमुखी प्रतिभा के द्वीप पर होगा। थोड़ी देर में हम 5 बुजुर्ग एक साथ मिलकर एक टेलीपोर्ट पोर्टल बनाएंगे और आप सभी को द्वीप पर भेजेंगे। आपकी शुरुआती स्थितियां यादृच्छिक है। 1 महीने के समय में द्वीप पर गठन सक्रिय हो जाएगा, जिससे आप सभी वापस यहां आ जाएंगे। नियमों के अनुसार सबसे पहले बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण की अवधि में हत्या करना प्रतिबंधित नहीं है। दूसरी बात, बहुमुखी प्रतिभा के द्वीप पर 30 ब्लू ड्रैगन बैज है। रैंकिंग ब्लू ड्रैगन बैज की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। तीसरी बात, इस परीक्षण में केवल शीर्ष 10 को ही पुरस्कृत किया जाएगा। जैसे ही बूढ़े सफेद बालों वाले व्यक्ति ने बात करना समाप्त किया, सभी नए शिष्य थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, इससे पहले कि उनकी आंखों में छिपी हुई हत्या की मंशा चमकने लगे। इन लोगों में कोई मूर्ख नहीं था। इन 3 नियमों के साथ बहुमुखी प्रतिभा का यह परीक्षण शिष्यों के बीच एक घातक लड़ाई में बदल जाएगा। यह बहुत संभव था कि जो लोग एक दूसरे को दोस्त कहते थे, वे तुरंत दुश्मन बन जाते। किन नान ने भी 3 नियम सुनने के बाद यह समझ लिया था। उस पल उसके दिल में उत्साह की भावना और भी प्रबल हो गई थी। बूढ़े सफेद बालों वाले व्यक्ति ने शिष्यों को फिर से अपनी नजर से देखा और फिर कहा, मैं अब पुरस्कारों के बारे में बात करूंगा। पहले रैंक को 9 रोटेशन गोल्डन पिल मिलेगी। दूसरे रैंक को तीसरे रोटेशन गोल्डन पिल मिलेगी। तीसरे रैंक को 10,000 जियांटियन पिल मिलेंगे और ट्रेजर वॉल्ट से खजाना चुनने का मौका मिलेगा। चौथे से 10वें रैंक को क्रमशः 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 4,000 और 3,000 जियांटियन पिल मिलेंगे। शब्दों के बाद पूरा व्हाइट जेड डोजो एक मृत सन्नाटे में डूब गया। हर एक नए शिष्य का चेहरा तुरंत लाल हो गया, जबकि वे भारी सांस ले रहे थे, इस हद तक कि उनके दिल सामान्य दर से 3 गुना तेज धड़क रहे थे। ये नए शिष्य लुओन नदी साम्राज्य के भीतर अलग अलग जगहों से आए थे। उनमें से कुछ मार्शल कुलों में पैदा हुए थे, जिससे उन्हें दुर्जेय पृष्ठभूमि मिली। इसके बावजूद ये शिष्य इस पल में पूरी तरह से स्तब्ध थे। रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय द्वारा दिए गए ये पुरस्कार बिल्कुल जबरदस्त थे। भले ही वे अनिश्चित थे कि 9 रोटेशन गोल्डन पिल और 3 रोटेशन गोल्डन पिल क्या थे। वे जानते थे कि अगर ये पहले और दूसरे रैंक के लिए पुरस्कार थे, तो उनके मूल्य सबसे अधिक होने की संभावना थी। उस पल में नए शिष्यों की निगाहें एक बार फिर बदल गई। अपने आसपास को देखते हुए उनकी निगाहें सतर्कता और जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। जैसे कि बाकी सभी विरोधी थे जीवन और मृत्यु के दुश्मन। उनके सामने आने वाले महान लाभों के कारण उनके दिलों में एक लालसा और तत्परता की भावना उठी। इस बीच किन्नान अभी भी सदमे में डूबा हुआ था। जब वो अंततः ठीक हो गया, तो उसकी आंखें इच्छा की ज्वाला से जल उठीं। किन्नान को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत थी? गोलियां, बिना किसी संदेह के। यहां तक कि बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण के 10वें रैंक को भी 2,000 जियांटियन गोलियां मिलेंगी। अगर इन 2,000 जियांटियन गोलियों को बॉडी टेम्परिंग गोलियों के लिए बदल दिया जाए, तो ये 20,000 बॉडी टेम्परिंग गोलियां होंगी। अगर उसके पास 20,000 बॉडी टेम्परिंग गोलियां होती, तो उसकी दिव्य युद्ध आत्मा में कितना सुधार होता। शायद वो 10वीं श्रेणी के हुआंग रैंक तक पहुंच सकती थी, या यहां तक कि जुआन रैंक तक भी पहुंच सकती थी, जिसका उल्लेख किंवदंतियों में किया गया था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह केवल 10वीं रैंक के लिए इनाम था। अगर किन्नान तीसरी रैंक हासिल कर लेता, तो इनाम 10,000 जियांटियन गोलियां होती, जो 1 लाख बॉडी टेम्परिंग गोलियों के बराबर थी। क्या आश्चर्य है! मैंने कभी नहीं सोचा था कि रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय इतने जबरदस्त इनाम देगा। यह बहुत अच्छी खबर है। मुझे इस बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण में कम से कम शीर्ष 3 में आना है। अगर मैं ऐसा करने में सक्षम हूं, तो मैं इस रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय में आसमान में उड़ जाऊंगा। किन्नान के दिल में उत्साह पूरी तरह से उजागर हो गया था।
जिससे उसे तुरंत जीवंत महसूस हुआ। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। शिष्यों के चेहरों पर उत्साह देखकर बूढ़े सफेद बालों वाले व्यक्ति की नजरों में तिरस्कारपूर्ण भाव उभर आया और उसने कहा, अब चुप हो जाओ। शब्दों के साथ एक ऐसा दबाव था जो बम के फटने जैसा लग रहा था। सभी शिष्य अविश्वसनीय रूप से हिल गए, इससे पहले कि वे अपने पिछले उत्साह से उबर पाते। पूरा व्हाइट जेड डोजो उसी क्षण शांत हो गया, मानो उस पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी गई हो। बूढ़े सफेद बालों वाले व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा, हम पांचों अब परिवहन पोर्टल को सक्रिय करेंगे। जैसे ही यह वाक्य समाप्त हुआ, लोगों को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। इससे पहले कि पांचों बुजुर्गों ने जमीन पर अपने पैर पटके एक समृद्ध और रहस्यमय शक्ति को फ्लैश फ्लड की तरह मुक्त किया, जो व्हाइट जेड डोजो में बह गई। उसी क्षण एक भयानक घटना घटी। व्हाइट जेड डोजो के नीचे से एक चमकदार सुनहरी रोशनी उठती हुई दिखाई दे रही थी। जैसे कि एक विशाल ड्रैगन ये चारों ओर घूमने लगा और सुनहरी रोशनी उत्सर्जित करने वाली एक बड़ी संरचना में बदल गया, जिसने पूरे क्षेत्र को कवर किया। परिवहन पोर्टल उसी क्षण समाप्त हो गया। इस समय 5 बुजुर्गों की सांसें थोड़ी भारी थी, जो इस बात का संकेत था कि इतने बड़े गठन में बदलाव करने के लिए बहुत अधिक ताकत की आवश्यकता थी। बूढ़े सफेद बालों वाले व्यक्ति ने एक गहरी सांस ली और अपने सामान्य ठंडे स्वर में कहा, परिवहन पोर्टल स्थापित हो गया है। हालांकि पोर्टल के पूर्ण संचालन के लिए अधिक समय की आवश्यकता है, आधे अगरबत्ती को जलाने के लिए जितना समय चाहिए। इस अवधि के दौरान आपको कहीं भी जाने की अनुमति नहीं है। इन शब्दों को सुनने के बाद सभी ने सम्मानपूर्वक अपना सिर हिलाया। यहां तक कि किन नान भी जब पहली बार बड़े गठन को देखा तो वो बहुत प्रभावित हुआ। ये उसका पहला मौका था जब उसने ऐसा रहस्यमय गठन देखा। चूंकि अभी भी कुछ समय बचा है, इसलिए मुझे ध्यान लगाना चाहिए और बहुमुखी प्रतिभा के द्वीप पर होने वाली भीषण लड़ाई के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। किन्नान ने अपने पैरों को क्रॉस करके बैठने से पहले खुद से सोच समझ कर कहा। अप्रत्याशित रूप से उस पल एक दुर्लभ दृश्य हुआ। व्हाइट जेड डोजो में एक रहस्यमयी शक्तिशाली हत्या का इरादा उभर आया, जिसने किन्नान पर स्पष्ट रूप से निशाना साधा। अचानक हुई इस घटना ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। सभी की निगाहें हत्या के इरादे के स्रोत की ओर थी। यहां तक कि 5 बुजुर्ग जो हवा में गठन की देखभाल कर रहे थे, इरादे के स्रोत की तलाश करने से पहले थोड़ा हैरान थे। किन्नान का चेहरा मुड़ गया। उसने भी तुरंत अपने प्रति निर्देशित हत्या के इरादे के स्रोत की खोज की। ऐसा हत्या का इरादा दिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि लिंग जिक्सियाओ था। लिंग जिक्सियाओ ने सभी की नजरों को अनदेखा किया, जिसमें 5 बुजुर्ग भी शामिल थे, और जैसे कि किन्नान ही उसकी नजर में था, उसने कहा, किन्नान, अब तुम इतने आत्मसंतुष्ट नहीं हो, है ना? जब हम बहुमुखी प्रतिभा के द्वीप पर पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें जल्दी से मौत की भीख मांगने दूंगा। शब्द हड्डियों को कंपा देने वाले जानलेवा इरादे से भरे हुए थे। उसके शब्दों को सुनकर सभी शिष्यों ने अपने विचार एकत्र किए और उनके चेहरों पर समझदारी के भाव दिखाई दिए। किन्नान और लिंग जिक्सियाओं के बीच संघर्ष पहले से ही शिष्यों के बीच एक गर्म विषय था। केवल 5 बुजुर्ग हवा में भ्रमित थे। वे सभी जानते थे कि लिंग जिक्सियाओ कौन था। वो बहुमुखी प्रतिभा के इस परीक्षण में अत्यधिक प्रत्याशित सुपरजीनियस में से एक था। ये किन्नान नाम का कौन है? 5वें परत के शरीर के संयम क्षेत्र के मात्र साधना आधार के साथ उसने लिंग जिक्सियाओं को इतना क्रोधित कैसे कर दिया? स्पॉटलाइट के नीचे खड़े होकर लिंग जिक्सियाओं द्वारा धमकी दिए जाने के बाद किन्नान की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसने शांति से कहा, क्या आप निश्चित हैं? ये शब्द कहने के बाद किन्नान ने और कुछ नहीं कहा। उसने अपना सिर घुमाया, मानो लिंग जिक्सियाओं उसके ध्यान के योग्य नहीं था। लिंग जिक्सियाओं का चेहरा तुरंत विकृत हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि किन्नान बहुमुखी
प्रतिभा के द्वीप में प्रवेश करने से पहले इतना घमंडी होगा और उसे अनदेखा करेगा? क्या किन नान को अभी भी लगता है कि बहुमुखी प्रतिभा के द्वीप पर कोई उसकी मदद करेगा? लिंग जिक्सियाओं के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि उसने ऊंची आवाज में कहा, हर कोई, चूंकि किन नान मेरा दुश्मन है। अगर आप में से कोई भी उसे बहुमुखी प्रतिभा के द्वीप पर मार देता है, तो वो इनाम जो मैंने आप सभी को पहले बताया था, वो अभी भी मान्य है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि यहां मौजूद हर कोई मेरा उपकार करेगा और इस घटिया किन नान को मार देगा। इन शब्दों को सुनने के बाद जैसे ही वो बैठने और ध्यान करने वाला था, किन नान के दिल में एक अप्रिय भावना उठी। हवा में पांचों बुजुर्ग एक बार फिर से चकित हो गए, पहले से भी ज्यादा। हालांकि जो अगली बात हुई वो न केवल किन नान की भविष्यवाणी का जवाब थी, बल्कि इसने पांचों बुजुर्गों के मन में उठ रहे संदेहों को भी हल कर दिया। 300 नए शिष्यों में से 220 ने किन नान की ओर भयानक जानलेवा आभा उत्सर्जित की, मानो वे अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हों। इसके कारण पूरा व्हाइट जेड डोजो जानलेवा आभा से ढक गया, ये बर्फीला हो गया, मानो सर्दी आ गई हो। इस समय चुप रहने वाला व्हाइट जेड डोजो भी फट पड़ा। चूंकि इस घटिया के नान ने भाई लिंग जिक्सियाओं को नाराज किया है, अगर मैं बहुमुखी प्रतिभा के द्वीप पर ठोकर खाकर उससे टकरा जाऊं, तो मैं उसे बुरी तरह पीटूंगा और उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा। टस्क, टस्क, भाई लिंग जिक्सियाओ, मैं ऐसे घटिया इंसान को मारने के इतने अच्छे प्रस्ताव को कैसे ठुकरा सकता हूं? वो 5वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे के मात्र साधना आधार के साथ भाई लिंग जिक्सियाओं को नाराज करने की हिम्मत करता है, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उसे मरना ही होगा। हां, भाई लिंग जिक्सियाओं के लिए किसी को मारना मेरा सौभाग्य है। ओह, ये देखने के बाद शेष नए शिष्य चौंक गए, यहां तक कि हवा में पांचों बुजुर्ग भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जिक्सियाओ सिर्फ किन नान से निपटने के लिए 220 शिष्यों को इकट्ठा करेगा। कचरे से निपटने के लिए इतने बड़े गिरोह की क्या जरूरत थी, जिसकी साधना का आधार सिर्फ 5वीं परत का शारीरिक तड़का क्षेत्र था? किन नान का चेहरा सिकुड़ा हुआ था। मार्शल सम्राट के दबाव का सामना करते समय किन नान का चेहरा कभी नहीं झुका था, लेकिन इस बार यह पूरी तरह से अलग था। यह कितना भारी था जब 220 शिष्यों ने एक ही समय में जानलेवा आभा उत्सर्जित की। ऐसा लगा जैसे खून से सनी 220 तलवारें किन नान के सिर के ऊपर लटक रही थी, जो किसी भी समय उस पर गिराई जा सकती थी, जिससे उसे भागने और भागने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। उस पल किन नान का पूरा शरीर अकड़ गया, मानो वो अपने जीवन में सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहा हो। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का खून जम गया हो, जिससे रक्त प्रवाह बाधित हो रहा हो। ये देखकर लिंग जिक्सियाओ हंस पड़ा। किन नान, क्या तुमने कभी ऐसा होने के बारे में सोचा है? जब कोई मुझे अपमानित करता है तो यही परिणाम होते हैं। भले ही मैं तुम्हें बाद में न देख पाऊं, क्योंकि बहुमुखी प्रतिभा के द्वीप में प्रवेश करने के बाद हर किसी का स्पॉनिंग स्थान यादृच्छिक होता है। तुम्हारे लिए मृत्यु ही एकमात्र परिणाम है। ये कहने के बाद लिंग जिक्सियाओं का चेहरा खतरनाक हो गया। इस बीच वे 220 शिष्य जिन्होंने किन नान पर अपनी जानलेवा आभा का विस्फोट किया था, अब उसे तिरस्कार और तिरस्कार भरे भावों से देख रहे थे, मानो वे किसी मृत शरीर को देख रहे हों। उनकी राय में बहुमुखी प्रतिभा के द्वीप में प्रवेश करने पर किन नान की मृत्यु निश्चित थी। व्हाइट जेड डोजो में इन 220 शिष्यों को छोड़कर शेष 80 शिष्य तटस्थ रहे। अभी जो कुछ हुआ था उसे देखने के बाद इन 80 शिष्यों ने किन नान को दया से देखा। शुरू में इन 80 शिष्यों को बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण में किन नान के खिलाफ टीम बनाने के लिए लिंग जिक्सियाओं से आमंत्रण मिला था। हालांकि उन्होंने सभी को मना कर दिया था। इसका मुख्य कारण यह था कि किन नान और जियो किंगक्सू एक दूसरे के करीब थे। किन नान को निशाना बनाने की पहल करके खुद को कलम में डालने की कोई जरूरत नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि इतने बड़े गिरोह के साथ
उन्हें भाग लेने की भी कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए ये 80 लोग पीछे हट गए और मूक दर्शक बने रहे। इस बीच बूढ़े सफेद बालों वाले आदमी ने आखिरकार बात की। उसने शांति से पूछा, लिंग जिक्सियाओ, क्या हो रहा है? तुम इस चींटी को खत्म करने के लिए इन सभी शिष्यों के साथ मिलकर क्यों काम कर रहे हो? ये देखते हुए कि पूरी घटना कैसे हुई, बूढ़े सफेद बालों वाले व्यक्ति के लिए अपनी शंका व्यक्त करना उचित था। हालांकि इन शब्दों से घटनास्थल पर मौजूद सभी नए शिष्यों को तुरंत एहसास हो गया कि पांचों बुजुर्गों को कभी भी किन्नान की भलाई की चिंता नहीं थी। वे किसी भी परिस्थिति में किन्नान की मदद नहीं करेंगे। पांचों बुजुर्गों को केवल घटना के कारण में दिलचस्पी थी। मानो लिंग जिक्सियाओ कोई जादू कर रहा हो। उसके चेहरे पर खतरनाक भाव सम्मान में बदल गया जब उसने कहा, बुजुर्ग, इस किन्नान ने कौशल पुस्तकालय में मेरे साथ मार्शल स्किल प्रतिभा की लड़ाई लड़ी थी। उसने मुझे अपनी मार्शल स्किल प्रतिभा से फंसाया, जिसके कारण मुझे जीवन भर के लिए कौशल पुस्तकालय में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। बोले गए शब्दों के बाद बूढ़े सफेद बालों वाले व्यक्ति और अन्य 4 बुजुर्गों की आंखों में गुस्से का एक संकेत देखा जा सकता था। यह स्पष्ट था कि उनका गुस्सा किन्नान पर निर्देशित था। बूढ़े सफेद बालों वाले आदमी का स्वर एकदम से बर्फ जैसा ठंडा हो गया और उसने कहा, यह किन्नान संप्रदाय के सुपर जीनियस के साथ ऐसा करने की हिम्मत करता है, जबकि वो सिर्फ 5वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे का कचरा है। सभी शिष्यों, मेरा आदेश सुनो। तुम सबको सेना में शामिल होने और बहुमुखी प्रतिभा के द्वीप में प्रवेश करने के बाद अपनी इच्छानुसार किन्नान को मारने की अनुमति है। अन्य 4 बुजुर्गों ने किन्नान को निर्दयता से घूरते हुए अपना सिर हिलाया। 5 बुजुर्गों की राय में हुआंगलोंग और लिंग जिक्सियाओ दोनों ही अत्यधिक प्रत्याशित सुपर जीनियस थे। हालांकि 5 बुजुर्गों ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये कमजोर किन्नान सिर्फ 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के साथ लिंग जिक्सियाओ को फंसाने की हिम्मत करेगा, जिससे उसे अपने जीवन के बाकी समय के लिए स्किल्स लाइब्रेरी में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। एक सुपर जीनियस के लिए स्किल्स लाइब्रेरी में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जाना बेहद क्रूर था। इसलिए यह स्पष्ट था कि ये 5 बुजुर्ग कितने क्रोधित थे। यदि वे परिवहन के द्वार को स्थापित करने में व्यस्त नहीं होते, तो 5 बुजुर्ग बिना किसी हिचकिचाहट के किन्नान पर हमला कर देते। यद्यपि संप्रदाय के नियम किन्नान को मारने की अनुमति नहीं देते, फिर भी वे उसे बुरी तरह पीट सकते थे। लिंग जिक्सियाओ को उनकी बातों से आश्चर्य नहीं हुआ। उसकी धारणा से 5 बुजुर्ग उसके पक्ष में झुकेंगे। मार्शल वर्ल्ड में, जिसमें मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट भी शामिल है, केवल असली सुपर जीनियस के साथ बहुत सावधानी से व्यवहार किया जाएगा। उस पल उन 220 शिष्यों की निगाहें और भी अधिक तिरस्कारपूर्ण थी। यहां तक कि बुजुर्गों ने भी तुम्हें मारने का फैसला कर लिया है। तुम्हारे लिए किन्नान जीवित रहने का क्या मतलब है? इस समय व्हाइट जेड डोजो में बड़े सुनहरे गठन के भीतर 220 शिष्यों और लिंग जिक्सियाओ ने किन्नान पर निशाना साधते हुए अनगिनत लहरों की तरह जानलेवा आभा उत्सर्जित की। इसके अलावा हवा में तैरते 5 बुजुर्ग 5 विशाल पहाड़ों की तरह लग रहे थे, जो किन्नान पर भयानक जानलेवा इरादे से दबाव डाल रहे थे। जानलेवा आभा के इन 2 स्रोतों के दबाव में किन्नान एक चींटी की तरह छोटा लग रहा था, जिसे कभी भी 2 जानलेवा आभाओं द्वारा कुचल दिया जाएगा। पूरी परीक्षा शुरू होने के बाद से किन्नान ने एक भी बात नहीं कही थी। शुरू में लिंग जिक्सियाओ और उन 220 शिष्यों की जानलेवा मंशा के सामने आने से उसका शरीर अकड़ गया और उसका खून जम गया। अब 5 बुजुर्गों के अतिरिक्त दबाव के कारण उसका पूरा शरीर अब उस जगह पर मजबूती से खड़ा नहीं रह सकता था और ऐसा लग रहा था कि वो अब कभी भी जमीन पर गिर जाएगा। इसके बावजूद उस पल किन्नान हंसने लगा। सबके देखते देखते किन्नान अचानक हंस पड़ा। उसकी हंसी खुद का मजाक उड़ा रही थी और तिरस्कार से भरी हुई थी, या अधिक सटीक रूप से जबरदस्त गुस्से से भरी हुई थी।
किन नान के हंसने पर सभी हैरान रह गए। लिंग जिक्सियाओ ने अपने चेहरे पर भयावह भाव के साथ चिल्लाया, किन नान, तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं। भले ही तुम अभी अपने घुटनों पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं किस बात पर हंस रहा हूं? किन नान के चेहरे पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई, क्योंकि उसकी हंसी की आवाज और भी तेज हो गई। यह बहुत मजेदार है कि तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो। तुम्हें यह भी नहीं पता कि मैं क्यों हंस रहा हूं। वाक्य समाप्त करने के बाद किन नान के चेहरे पर मुस्कान पूरी तरह से गुस्से में बदल गई। उसका गुस्सा लिंग जिक्सियाओ, 220 शिष्यों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से हवा में मौजूद 5 बुजुर्गों पर था। किन नान के चेहरे पर अचानक गुस्सा देखकर हर कोई दंग रह गया। क्या इस समय किन नान ने वास्तव में अपने चेहरे पर गुस्सा दिखाया? क्या किन नान को घुटने टेककर दया की भीख नहीं मांगनी चाहिए? हवा में मौजूद 5 बुजुर्गों ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि ये किन नान अपना गुस्सा दिखाएगा। वो किस बात पर क्रोधित है? मैं 5वीं परत के शरीर के संयम क्षेत्र की साधना के आधार वाला एक नया शिष्य हूं। मैं इतना योग्य कैसे हो सकता हूं कि तुम सब मेरा शिकार करो? किन नान का स्वर बर्फीले ठंडेपन वाला था। जब वो भड़क उठा, कारण हास्यास्पद है। सिर्फ इसलिए कि तुम लोग लिंग जिक्सियाओं की मदद कर रहे हो, उस पर चापलूसी कर रहे हो, तुम सब मुझे निशाना बनाने और मारने की योजना बना रहे हो। तुम लोगों को ऐसा करने का अधिकार किस बात से मिला? यही कारण है कि किन नान क्रोधित हो गया। चूंकि किन नान रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय में आ गया था, अगर लिंग जिक्सियाओं ने उसे परेशान करने की पहल नहीं की होती तो वो उसका विरोध करने की जहमत नहीं उठाता। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि किन नान का इन 220 शिष्यों से कोई व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था। इसके बावजूद लिंग जिक्सियाओं को खुश करने और उससे कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए इन 220 शिष्यों ने किन नान को सीधे हत्या के इरादे से निशाना बनाया, उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हुए। इसके अलावा किन नान को सबसे कम उम्मीद थी कि 5 बुजुर्ग सार्वजनिक रूप से लिंग जिक्सियाओं का समर्थन करेंगे। उन्हें ये सब करने का अधिकार किस बात से मिला? बिना किसी कारण के मुझे मारने की कोशिश? क्या मजाक है। बूढ़े सफेद बालों वाले आदमी ने शब्दों को सुनने के बाद ठंडी हंसी निकाली, फिर कहा, हम तुम्हें मारने की जहमत क्यों उठाएंगे? लिंग जिक्सियाओं की मार्शल आत्मा 9वीं कक्षा के हुआंग रैंक तक पहुंच गई थी और उसका साधना आधार 9वीं परत का बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र था। साथ ही तुम सिर्फ एक कचरे का टुकड़ा हो। यह मार्शल दुनिया है, केवल शक्तिशाली लोगों को ही जीने की अनुमति है। कचरे का एकमात्र परिणाम मृत्यु है। लिंग जिक्सियाओ और 220 शिष्य उसके शब्दों से पूरी तरह सहमत थे। उनकी नजर में किन नान सिर्फ एक कचरे का टुकड़ा था। ऐसे कचरे को मारने के लिए उन्हें किस तरह की वजह की जरूरत थी? ये अनावश्यक था। ये सुनने के बाद किन नान फिर से हंस पड़े और तिरस्कार से भरी आवाज में बोले, एक बार एक आदमी था जिसने मुझसे भी यही बात कही थी, उस कचरे को मरना ही चाहिए। उसने मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे मार दूंगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं ताकि आप सभी से पूछ सकूं कि आप लोग क्यों सोचते हैं मैं सिर्फ एक कचरे का टुकड़ा हूं। इस सवाल ने सभी को चौंका दिया। भले ही मैं कचरा हूं, लेकिन मेरा आप सभी से कोई विवाद नहीं है। हालांकि इस दिन आपने मेरे साथ एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं किया है और मेरा खुलकर मजाक उड़ाया है। कुछ ने तो मुझे रौंदने की योजना भी बनाई है। कि नान ने तीखी आंखों से क्षेत्र को देखा, फिर कहा, अगर ऐसा है तो मैं आप सभी के चेहरे याद रखूंगा अगर आपने मुझे मारने का फैसला किया। ये कहने के बाद कि नान के पीछे 8 सुनहरी किरणें दिखाई दी, साथ ही एक विशाल धुंधली आकृति जो जमीन से उठी और उसके पीछे तैर गई। पूरे क्षेत्र को देखते हुए एक शक्तिशाली आभा फैली। उस पल कि नान की पूरी आभा बदल गई। एक जबरदस्त युद्ध की मंशा ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। आओ इसे शुरू करें। इस समय एक व्यक्ति व्हाइट जेड डोजो में 220 शिष्यों पर दहाड़ रहा था। ये एक छोटी चींटी की तरह था जो स्वर्ग में युद्ध की घोषणा कर रही थी।
ऐसे ही थे किन्नान। हालांकि उसके पास 5वीं परत के शारीरिक संयम क्षेत्र की साधना मात्र थी। भले ही उसकी वर्तमान मार्शल स्पिरिट केवल 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक तक पहुंची हो, लेकिन वो लिंग जिक्सियाओ उन 220 शिष्यों और 5 बुजुर्गों के जानलेवा इरादे और दबाव का सामना करते समय कभी पीछे नहीं हटेगा या भयभीत नहीं होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास, किन्नान के पास, दिव्य युद्ध आत्मा थी। दिव्य युद्ध आत्मा स्वर्ग और पृथ्वी के खिलाफ लड़ती है। ऐसा कोई नहीं है जिससे वो लड़ न सके। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके खिलाफ वो जीत न सके। घटनास्थल पर मौजूद हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गई। किसी ने नहीं सोचा था कि किन्नान, जिसका साधना आधार केवल 5वीं परत का शारीरिक तड़का क्षेत्र था, 220 शिष्यों, लिंग जिक्सियाओं और 5 बुजुर्गों के जानलेवा दबाव का सामना करते हुए अपनी आभा को इकट्ठा करेगा और सभी पर दहाड़ेगा। ये किन्नान, क्या वो पागल है? उसे अपनी हिम्मत कहां से मिलती है? जब पूरी जगह 10 सांसों के लिए खामोश हो गई तो लिंग जिक्सियाओ सबसे पहले होश में आया। वो जोर से हंसा और बोला, लाओ, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं और समय बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे देखने दो कि तुमने अपनी आस्तीन में क्या रखा है। अन्य नए शिष्य तुरंत व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराए। पहले वे लिंग जिक्सियाओं के प्रस्ताव के कारण और लिंग जिक्सियाओं और मो ली के प्रति सम्मान प्रकट करने के तरीके के रूप में किन्नान को मारने के लिए सहमत हुए थे। अब उनके दिलों में किन्नान के प्रति घृणा बढ़ने लगी थी। भले ही लिंग जिक्सियाओं ने कोई इनाम देने का वादा न किया हो, फिर भी वे किन्नान का पीछा करेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये किन्नान बहुत अहंकारी, तर्कहीन और बेरहम था। उनके ऊपर बूढ़े सफेद बालों वाले आदमी ने किन्नान को एक ठंडी नजर से देखा। फिर उसने चिल्लाया, परिवहन पोर्टल को सक्रिय करना। इस बीच व्हाइट जेड डोजो के नीचे बड़े गठन से एक शानदार रोशनी उत्सर्जित हुई, जिसने इसके भीतर हर एक शिष्य को घेर लिया। जैसे ही चमक कम हुई, व्हाइट जेड डोजो के सभी 300 से अधिक शिष्य गायब हो गए। ये देखने के बाद बूढ़े सफेद बालों वाले आदमी ने एक हुम्फ निकाला और एक अप्रिय चेहरे के साथ कहा, आजकल संप्रदाय किस तरह के शिष्यों की भर्ती कर रहा है? सिर्फ 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के साथ इतना अहंकार। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन पोर्टल में व्यस्त नहीं होता तो मैं इस किन्नान को पीट पीट कर अपंग बना देता। अन्य बुजुर्गों ने सहमति में सिर हिलाया। उनके चेहरों पर शत्रुतापूर्ण भाव देखे जा सकते थे। हे, इस बारे में पागल होने की कोई जरूरत नहीं है। वो कचरा इतना घमंडी था और हर शिष्य को नाराज कर रहा था। बहुमुखी प्रतिभा के द्वीप में प्रवेश करने के बाद उसका जीवित रहना संभव नहीं है, बुजुर्गों में से एक ने कहा। शब्द सुनने के बाद बूढ़े सफेद बालों वाले आदमी और अन्य बुजुर्गों ने सिर हिलाया। उन्होंने अपने दिल में किन्नान को मौत की सजा दी थी। भाड़ में जाओ। एक मरे हुए आदमी पर पागल होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हम इसे उसी पुराने तरीके से करेंगे? चलो इस बात पर शर्त लगाते हैं कि मुकदमे में पहला कौन होगा। क्या ये हुआंग लोंग होगा या लिंग जिक्सियाओ? बूढ़े सफेद बालों वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। अन्य 4 ने क्रमशः अपने विचार प्रस्तुत किए। बड़ों के बीच एक बड़ी शर्त शुरू हो गई थी। बहुमुखी प्रतिभा का द्वीप समुद्र पर अकेला स्थित था, जिसकी भूमि 1000 मील की परिधि तक फैली हुई थी। पूरे साल ये द्वीप प्राचीन हरी धुंध नामक धुंध के भीतर घिरा रहता था। साधारण सफेद रंग की धुंध के विपरीत ये प्राचीन हरे रंग की धुंध जहरीली थी। यहां तक कि मार्शल सम्राट क्षेत्र से ऊपर के विशेषज्ञ भी इसमें फंसने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके अलावा बहुमुखी प्रतिभा के द्वीप पर क्यूई और अनगिनत जानवरों और विशेष पौधों की प्रचुर आपूर्ति पाई जा सकती थी। ये अज्ञात खतरों के साथ साथ लाभों से भी भरा हुआ था, जो इसे मार्शल कलाकारों के लिए अभ्यास करने के लिए सबसे अच्छी जगह बनाता था। परिणाम स्वरूप मिस्टिक स्पिरिट संप्रदाय के पिछले कुलपतियों ने बहुमुखी प्रतिभा के द्वीप पर एक परिवहन संरचना बनाने के लिए बहुत सारे संसाधन खर्च किए और कड़ी मेहनत की।
जो मिस्टिक स्पिरिट संप्रदाय में व्हाइट जेड डोजो के नीचे एक के साथ सिंक्रनाइज थी, ताकि इसे नए शिष्यों के लिए अभ्यास मैदान के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। उस समय बहुमुखी प्रतिभा के द्वीप पर एक जंगल के ऊपर हवा के बीच में अचानक लहर जैसी लहरें दिखाई दी। इनके बाद एक सुनहरी चमक उत्सर्जित हुई, हवा में एक आकृति दिखाई दी और तुरंत जमीन पर गिर गई। ये आकृति कोई और नहीं बल्कि किन्नान थी। जिस क्षण किन्नान दिखाई दिए, उन्होंने तुरंत रहस्यमय 8 कदम निष्पादित किए। उनका शरीर धुएं के बादल में बदल गया और जमीन पर गिर गया। जैसे ही किन्नान पहुंचे, उनके बगल की झाड़ी से एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी। किन्नान की झाड़ी से एक क्रूर बाघ बाहर निकला। उसका मुंह खुला था, किन्नान को फाड़ने के लिए तैयार। क्रूर बाघ की खेती 5वीं परत के शरीर को शांत करने वाले क्षेत्र की तरह लग रही थी। भाड़ में जाओ। किन्नान की आंखें ठंडी चमक उठीं जैसे ही उसने अपनी कमर से कृपाण को तुरंत बाहर निकाला और अपने लक्ष्य पर वार किया। एक बर्फीली कृपाण का इरादा जानवर की ओर वार करते हुए निकला। बाघ की सुनहरी पुतली सिकुड़ गई। इससे पहले कि उसका शरीर समय पर प्रतिक्रिया कर पाता, शक्तिशाली कृपाण के इरादे ने उसे टुकड़ों में फाड़ दिया, जिससे खून की बारिश होने लगी। हालांकि ये यही खत्म नहीं हुआ। पेड़ों के बीच कई जानवरों की दहाड़े गूंज उठीं, क्योंकि 8 क्रूर बाघ तेजी से किन्नान की दिशा में आ रहे थे। बहुमुखी प्रतिभा के द्वीप पर यहां बहुत सारे जानवर हैं। 5 सांसों से भी कम समय में 5वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे में 9 क्रूर बाघ प्रकट हो गए हैं। किन्नान ने मन ही मन कहा, जबकि उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसका शरीर आगे की ओर उछला। जैसे ही उसने कृपाण के साथ अपने पूर्णताचरण एक से कृपाण इरादे को इकट्ठा किया और अनगिनत चमक को छोड़ दिया, 8 क्रूर बाघों को घेर लिया। केवल 10 सांसों की अवधि में 5वीं परत के 8 बाघ मारे गए थे। जंगल में सन्नाटा छा गया। आसपास एक भी जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। किन्नान ने अपनी जागरूकता कम नहीं की, क्योंकि उसने खुद से सोचा, पोर्टल ने सभी को बेतरतीब ढंग से अलग अलग स्थानों पर पहुंचाया था। इसलिए मुझे अपनी दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों का उपयोग करके देखना चाहिए कि क्या मेरे आसपास कोई शिष्य है जो मेरा दुश्मन हो सकता है। किन्नान ने बिना किसी हिचकिचाहट के दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों को छोड़ दिया और 3 मील की दूरी पर सब कुछ ध्यान से देखा। वो इतना सतर्क इसलिए था क्योंकि उसने 220 नए शिष्यों और लिंग जिक्सियाओं को नाराज किया था। हालांकि किन्नान उन्हें अपमानित करने से नहीं डरता था, लेकिन किन्नान के वर्तमान साधना आधार के साथ अगर वो इन शिष्यों के बीच विशेषज्ञों से टकराता तो उसके पास कोई मौका नहीं होता। मुझे खुद को भाग्यशाली मानना चाहिए। यहां से 3 मील के भीतर एक भी नया शिष्य पैदा नहीं हुआ। किन्नान ने राहत भरी सांस ली। जैसे ही वो अपनी दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों को वापस लेने वाला था, अचानक आसपास की किसी खास चीज ने उसका ध्यान खींचा। घास का वो डंठल, जो क्रिस्टल की तरह चमकीला और आधे पेड़ जितना ऊंचा है, क्या वो आत्मा संचयक जड़ी बूटी नहीं है? इतना ही नहीं, उससे कुछ ही दूर एक लॉग है जो पूरी तरह से काले रंग का है। क्या वो प्राचीन थंडरवुड नहीं है? इस प्राचीन थंडरवुड का उपयोग विभिन्न रक्षात्मक उपकरण या सहायक उपकरण बनाने के लिए किया जा सकता है, जो किसी को भयावह शक्तियों से बचाने के लिए एक शांत प्रभाव डालेगा, जिससे वे अविश्वसनीय रूप से कीमती बन जाएंगे। जैसे जैसे किन्नान अपने आप से बुदबुदाता रहा, उसकी आंखों में आश्चर्य की अभिव्यक्ति बढ़ती रही। कुछ ही समय में उसने अपनी दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों का उपयोग करके 2 मील के भीतर 10 से अधिक विभिन्न कीमती प्राकृतिक सामग्री खोज ली थी। हालांकि ये 10 अलग अलग सामग्रियां बहुत मूल्यवान नहीं थी, फिर भी ये संकेत देता है कि बहुमुखी प्रतिभा का ये द्वीप वास्तव में साधना के लिए एक आदर्श स्थान था, क्योंकि ये अनगिनत कीमती प्राकृतिक सामग्रियों से भरा हुआ था। यदि बहुमुखी प्रतिभा के इस द्वीप पर इतनी सारी कीमती प्राकृतिक सामग्रियां हैं, और चूंकि मेरी दिव्य युद्ध आत्मा की आंखें 3 मील के भीतर कुछ भी पता लगाने में सक्षम है,
तो क्या इसका मतलब यह है कि न केवल मैं उनका उपयोग ये जांचने के लिए कर सकता हूं कि 3 मील के भीतर कोई दुश्मन है या नहीं, बल्कि मैं किसी भी कीमती प्राकृतिक सामग्री की खोज भी कर सकता हूं? ये सोचते हुए उसके चेहरे पर उत्साह का भाव बढ़ने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों का इस तरह से उपयोग किया जा सकता है। बहुत अच्छा, मुझे अपनी दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों का उपयोग अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए इन सभी कीमती सामग्रियों की तलाश करने के लिए करना चाहिए। किन्नान ने तुरंत निर्णय लिया। फिर वो बिना देर किए अपनी दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों से अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए बाहर निकल गया। किन्नान के विचार में उसकी वर्तमान साधना अभी भी बहुत कमजोर थी। बहुमुखी प्रतिभा के इस द्वीप पर उसके पास खुद को बचाने का कोई तरीका नहीं था। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि लिंग जिक्सियाओं और 220 शिष्य भी उसकी तलाश कर रहे थे। इसलिए अब किन्नान की प्राथमिकता ग्रीन ड्रैगन बैज की तलाश करना नहीं थी, बल्कि अपनी ताकत को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करना था। अगले कुछ समय के लिए किन्नान ने अपनी लंबी खोज शुरू की। इस प्रक्रिया में उसने नए शिष्यों के 2 समूहों को देखा, लेकिन चूंकि इन 2 समूहों के अधिकांश शिष्यों के पास 8वीं परत के शरीर के संयम क्षेत्र की साधनाएं थी, जो किन्नान के लिए संभालने के लिए बहुत शक्तिशाली थी। जल्दी से किन्नान ने दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों की मदद से मुठभेड़ से बचा लिया। इसके अलावा किन्नान ने एकांत में साधना करने के लिए एक आदर्श स्थान भी खोज लिया। ये क्यूई से समृद्ध था और बाहर से पूरी तरह छिपा हुआ था। बिना किसी विशेष सहायता के इस स्थान को खोजना असंभव होगा। 1 घंटे तक लगातार दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों और रहस्यमय 8 चरणों को निष्पादित करने के बाद मेरी सहन शक्ति समाप्त हो रही है। मुझे थोड़ी देर आराम करने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी चाहिए। किन्नान एक विशाल पेड़ की शाखा पर खड़ा था। अपनी सांस पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो काफी थका हुआ लग रहा था। उसके लिए रहस्यमय 8 कदम ऊर्जा खपत नहीं थे। जिसने बहुत अधिक ऊर्जा खपत की, वो दिव्य युद्ध आत्मा की आंखें थी। दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों का उपयोग करना बेहद थका देने वाला था। 1 घंटे तक आराम करने के बाद किन्नान ने अपनी ताकत वापस पा ली थी। जमीन से उठे और आगे की ओर उछले। हालांकि इस बार 300 मीटर से भी कम की यात्रा करने के बाद उसने दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों की मदद से 3 मील आगे एक गुप्त रूप से छिपा हुआ दलदल खोज लिया था। दलदल के बीच में फूलों के कुछ डंठल थे। फूलों की पंखुड़ियां अजीबोगरीब आकार की थी और बैंगनी रंग की थी। फूलों को देखकर किन्नान कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसके चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव आया जब उसने कहा, क्या ये बैंगनी लौ के फूल हैं? जैसे ही किन्नान ने अपने विचारों को इकट्ठा किया, वो बिना किसी हिचकिचाहट के उत्साह से आगे बढ़ गया। वायलेट फ्लेम फ्लावर एक अत्यंत मूल्यवान प्राकृतिक पदार्थ था। न केवल इसकी पंखुड़ियों का सेवन करने से किसी भी विष का उपचार हो सकता था, बल्कि ये शरीर को शांत करने वाले क्षेत्र के साधकों को सफलता प्राप्त करने में भी मदद कर सकता था, जिससे उनकी साधना में सुधार होता था। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये वायलेट फ्लेम फ्लावर शरीर को शांत करने वाले क्षेत्र के साधकों के लिए असाधारण रूप से वांछनीय था। यहां तक कि किन्नान भी उस समय शांत नहीं रह पाए जब उन्होंने वायलेट फ्लेम फ्लावर को देखा। 2 मील आगे बढ़ने के बाद किन्नान अचानक अपने रास्ते पर रुक गए और अपनी भौहों को कसकर सिकोड़ लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि लगभग 3 मील दूर एक शिष्य को दलदल की ओर भागते हुए देखा गया था, जहां वायलेट फ्लेम फ्लावर अविश्वसनीय गति से स्थित था। शिष्य का लक्ष्य वायलेट फ्लेम फ्लावर लग रहा था। मुझे याद है कि मैंने इस आदमी को पहले भी देखा था। वो उन 220 शिष्यों में से एक लगता है जो मुझे निशाना बना रहे हैं 7वीं परत के शरीर को शांत करने वाले क्षेत्र की साधना के आधार के साथ। किन्नान ने खुद से कहा, जैसे उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी, ये वायलेट फ्लेम फ्लावर मेरा ही होना चाहिए। चूंकि ये आदमी मेरा दुश्मन है, अगर वो समझदार नहीं है तो मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा।
जब उसने बात खत्म की तो उसका शरीर रहस्यमय 8 चरणों को पूरा करते हुए अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ा। एक धूप बत्ती जलने में लगने वाले समय के बाद किन्नान 7वें स्तर के बॉडी टेम्परिंग रियल्म शिष्य से पहले दलदल में पहुंच गया। दलदल केवल 10 मीटर वर्ग के आसपास था। यह जगह क्यूई से समृद्ध थी और दलदल के बीच में वायलेट फ्लेम फ्लावर के 5 डंठल खड़े थे। लहराती पंखुड़ियां निश्चित रूप से दिखने में बैंगनी लपटों की तरह लग रही थी। किन्नान मौके पर भावहीन खड़ा था। उसे इन 5 डंठलों को तोड़ने की जल्दी नहीं थी। आधी धूप बत्ती जलने में लगने वाले समय के बाद एक आकृति जंगल से बाहर निकलने के बाद जोर से जमीन पर गिर गई। ये वो व्यक्ति था जिसे किन्नान ने अपनी दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों से देखा था। जैसे ही शिष्य आया, उसने पहले तो किन्नान को नोटिस नहीं किया, क्योंकि उसकी नजर दलदल के बीच में 5 बैंगनी लौ के फूलों पर पूरी तरह से लगी हुई थी। उसके चेहरे पर एक उत्साहित भाव देखा जा सकता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह नक्शा जो मुझे संयोग से मिला है, मुझे 5 बैंगनी लौ के फूलों तक ले जाएगा। मैं, ली चांग्युन, आज भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। ली चांग्युन खुद को रोक नहीं पाया और हंस पड़ा। इस बीच उसने अपनी आंख के कोने में किन्नान को देखा। उस पल ली चांग्युन के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखों में हत्या के इरादे की झलक दिखाई दी। जब उसने चिल्लाया, कौन है? क्या तुम किन्नान हो? ली चांग्युन उस पल दंग रह गया जब उसने महसूस किया कि वो व्यक्ति किन्नान था। ऐसा कोई नहीं था जो नए शिष्यों में से किन्नान को नहीं जानता हो, खास तौर पर जब किन्नान ने 220 शिष्यों, लिंग जिक्सियाओं और 5 बुजुर्गों के दबाव का सामना करने के बाद उन्हें डांटने की हिम्मत की, जिससे उसका नाम यादगार बन गया। किन्नान ने ली चांग्युन को शांति से देखा। वो कुछ नहीं बोला। ली चांग्युन, जो शुरू में स्तब्ध था, जोर से हंसा। भगवान मुझ पर मेहरबान है। उसने न केवल मुझे 5 बैंगनी लौ के फूल दिए, बल्कि यहां तुमसे मिलने में मेरी मदद भी की। तुम्हें मारने के बाद न केवल मुझे कुछ पागल लाभ मिलेंगे, बल्कि मैं लिंग जिक्सियाओं और 5 बुजुर्गों द्वारा भी पहचाना जाऊंगा। ली चांग्युन ये कहने के बाद बहुत उत्साहित हो गया। किन्नान की साधना केवल 5वीं परत की शारीरिक तड़प का क्षेत्र है। भले ही इस किन्नान के पास 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट हो और उसने कृपाण के साथ एक के महान सफलता चरण में महारत हासिल की हो, वो मेरे लिए एक योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। इसलिए उस पल ली चांग्युन ने अपने मन में किन्नान को मृत्यु दंड दिया। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था। लिंग चांग्युन को यह नहीं पता था कि यह कोई संयोग नहीं था कि वो किन्नान से टकराया था। किन्नान ने उसे पहले भी देखा था और यहां उसका इंतजार कर रही थी। ये शब्द सुनने के बाद किन्नान हंसते हुए कहने से खुद को रोक नहीं सका, ली चांग्युन, क्या ऐसा है? क्या तुम वाकई मुझे इतना मारना चाहते हो, जबकि हमारे बीच कोई व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है? वैसे क्या तुम अपने वर्तमान साधना आधार के साथ मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? तुम ये कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो कि मैं घमंडी हूं, जबकि तुम सिर्फ एक कचरा हो? ली चांग्युन के चेहरे पर एक क्रोधी भाव दिखाई दिया। मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, ली चांग्युन ने तुरंत हमला कर दिया। उसका शरीर आगे की ओर उछला, जबकि 7वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे की ताकत वाला एक मुक्का किन्नान की ओर फटा, मानो वो मुक्का किन्नान को टुकड़े टुकड़े करने के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था। रहस्यमय 8 कदम। किन्नान की अभिव्यक्ति वैसी ही रही और एक झिलमिलाहट के साथ उसका शरीर धूल के बादल की तरह तैर गया। मुक्का आसानी से चकमा दे गया। इतनी शक्तिशाली हरकत तकनीक, मेरे मुक्का को इस तरह चकमा देने में सक्षम होना। ली चांग्युन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने जल्द ही एक खतरनाक मुस्कान निकाली और कहा, किन्नान, क्या यह तुम्हारा तुरुप का पत्ता है? चलो मैं तुम्हें गति का असली मतलब दिखाता हूं। जैसे ही ली चांग्युन ने बात खत्म की, उसने आसमान की ओर दहाड़ लगाई। अचानक उसके सामने 7 सुनहरी किरणें प्रकट हुई।
साथ में एक विशाल चील भी। ऐसा लग रहा था कि ये ली चांगयुन की जानवर जैसी मार्शल स्पिरिट थी। क्रूर बिजली चील। किन्नान, गति मेरी क्रूर बिजली चील मार्शल स्पिरिट की ताकत है। भले ही आपकी हरकत की तकनीक काफी अश्लील हो, लेकिन आप मेरी मार्शल स्पिरिट के सामने कुछ नहीं है। मैं अब अपनी मार्शल स्पिरिट के साथ अपने हमलों से हमला करूंगा और आपको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ली चांगयुन ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसके पीछे क्रूर बिजली चील मार्शल स्पिरिट आसमान की ओर गरज रही थी। उसने अपने पंख फड़फड़ाते हुए ली चांगयुन के कंधों को अपने धुंधले पंजों से पकड़ लिया और उड़ान भरने लगी। उस पल में क्रूर बिजली चील मार्शल स्पिरिट से हरकत की गति में वृद्धि के तहत ली चांगयुन की गति तेजी से बढ़ गई। वो हवा के झोंके की तरह किन्नान पर झपटा। ऐसी पागल गति, यहां तक कि रहस्यमय 8 कदम भी इससे बचने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये महसूस करने के बाद किन्नान ने रहस्यमय 8 कदम वापस ले लिए और वही खड़े हो गए। उनकी आंखें शांति से ली चांगयुन को देख रही थी। ली चांगयुन, जिसने किन्नान को स्थिर देखा, उत्साह से चिल्लाया, किन्नान, मेरे हाथों से मरना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। अब मैं तुम्हें अपनी शक्तिशाली क्षमता दिखाऊंगा। विस्फोटक हिमस्खलन पंच। इस दहाड़ के बाद ली चांगयुन का आंकड़ा तुरंत किन्नान की ओर गोता लगाया। उसने अविश्वसनीय बल के साथ किन्नान पर अपने मुक्के से हमला किया। यह मुक्का पिछले वाले से बिल्कुल अलग था। न केवल इस मुक्के में ली चांगयुन की पूरी ताकत थी, बल्कि ये एक विस्फोटक आभा से भी भरा था, जैसे कि ये किसी भी चीज को चकनाचूर कर सकता था। हमला बेहद जबरदस्त था। 7वीं परत के शारीरिक तड़का क्षेत्र में सामान्य साधना इस हमले का सामना नहीं कर सकती थी। विस्फोटक हिमस्खलन पंच। बहुत अच्छा, मैं ये देखकर बहुत खुश हूं कि 7वीं परत का शारीरिक तड़का क्षेत्र कितना शक्तिशाली है। किन्नान पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा। उसका पूरा शरीर युद्ध करने की दृढ़ इच्छा शक्ति से भरा हुआ था। उसने तुरंत अपनी कमर से कृपाण निकाली, कृपाण के इरादे को मुक्त किया, जो कृपाण के साथ एक के पूर्णता चरण तक पहुंच गया था, और यह तुरंत किसी का ध्यान न आने पर आसपास के क्षेत्र में फैल गया। उस क्षण किन्नान ने अपने ब्लेड से वार किया, जिससे एक जोरदार चौंकाने वाला धमाका हुआ। बर्फीले ठंडे चमक के रूप में अनगिनत कृपाण इरादे ऊपर से नीचे गिरे। इसके बाद ली चांगयुन की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। उसके चेहरे पर पहले की उत्तेजना एक भयावह अभिव्यक्ति में बदल गई। क्या नहीं? क्या आपकी कृपाण मंशा महान सफलता चरण में नहीं थी? ये पूर्णता चरण में कैसे है? ली चांगयुन अपनी बात पूरी करने से पहले ही दर्द से कराह उठा। सेबर के साथ परफेक्शन स्टेज ऑफ 1 से किए गए इस एक वार ने ली चांगयुन के विस्फोटक हिमस्खलन पंच को तुरंत ही परास्त कर दिया था। अनगिनत सेबर इंटेंटली चांगयुन के शरीर पर गिरे। 7वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे की ताकत के बावजूद परफेक्शन स्टेज सेबर इंटेंट के हमलों से ली चांगयुन का शरीर उड़ गया। पलक झपकते ही उसके शरीर पर अनगिनत घाव दिखाई देने लगे। किन्नान, तुमने अपनी असली ताकत छिपाने की हिम्मत कैसे की? तुमने सेबर के साथ परफेक्शन स्टेज ऑफ 1 हासिल कर लिया है। भले ही मैं अभी तुम्हारा सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हूं, लेकिन मैं लिंग जिक्सियाओं के साथ दूसरों को इकट्ठा करूंगा और तुम जल्द ही मर जाओगे। ली चांगयुन ने चीख कर अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाला, भागने की कोशिश की। वो स्पष्ट था कि कृपाण के साथ किन्नान का सामना करना बुद्धिमानी नहीं थी, जो एक के पूर्णता चरण तक पहुंच गया था। यदि वो लड़ना जारी रखता तो वो निश्चित रूप से मर जाता। इसलिए ली चांगयुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के भागने का फैसला किया। हालांकि ली चांगयुन को लगा कि उसका दिल लगातार खून बह रहा है। वे 5 बैंगनी लौ के फूल हैं। ये इतना बेकार है कि वे किन्नान के हाथों में समाप्त हो जाएंगे। भागने की कोशिश कर रहे हो? किन्नान ने ली चांगयुन की पीठ को घूरते हुए ठंडी मुस्कान दी। अगले सेकंड में किन्नान की आभा पूरी तरह से भयंकर हो गई। उसने अपनी सारी ताकत अपने हाथ में कृपाण में समेट ली और 3 सांसों के बाद एक हमला किया। एक झटके के साथ
कृपाण का हमला आसमान में उड़ते हुए एक ड्रैगन में बदल गया। जंगल तुरंत ठंड से भर गया। यह हमला एकमात्र ऐसा कौशल था जिसके बारे में फ्लाइंग सेबर आर्ट की किताब में लिखा गया था। 100 स्टेप्स सोअरिंग सेबर। 100 स्टेप्स सोअरिंग सेबर का इस्तेमाल करने पर 100 कदम के भीतर किसी भी चीज को मार सकता था। यह बहुत ही शक्तिशाली था और इससे बच पाना मुश्किल था। उस समय ली चांगयुनजो अब 60 मीटर दूर था ने राहत की सांस ली जब उसे एहसास हुआ कि किन्नान अब उसके पीछे नहीं था। मेरे क्रूर बिजली के ईगल के साथ भले ही किन्नान के पास एक भयानक चाल तकनीक थी, फिर भी वो मेरी गति को नहीं पकड़ सकता था। जैसे ही उसे लगा कि अब कोई खतरा नहीं है, ली चांगयुन ने तुरंत अपने मन में शाप दिया, ये किन्नान इतना घिनौना कचरा है, अपनी ताकत को इस तरह छुपा रहा है। इस तरह का कचरा मरने लायक है। मैं इसे एक बार इसकी कीमत चुकाऊंगा। ली चांगयुन के शब्द पूरे होने से पहले उसका शरीर अकड़ गया और उसका चेहरा आतंक से भर गया। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर पाता, एक ठंडी आभा के साथ उड़ता हुआ कृपाण तेजी से उसकी ओर आया और उसकी पीठ में घुस गया। इसमें मौजूद कृपाण इरादे ने ली चांगयुन के आंतरिक अंगों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तुम 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 ली चांगयुन ने पूरी ताकत से मुड़कर किन्नान को चौंकते और भयभीत भाव से देखा। उसके मुंह से तुम कहने के अलावा कोई और शब्द नहीं निकल रहा था। तभी क्या हुआ? उड़ता हुआ कृपाण कहां से आया जिसने उसे मारक प्रहार किया? किन्नान ने किस तरह का मार्शल कौशल हासिल किया था कि उसके पास इतनी भयानक शक्ति थी? इस पल ली चांगयुन ने खुद को याद दिलाया कि पहले किन्नान का सामना करने में वो कितना तिरस्कारपूर्ण था, जिससे उसे बहुत पछतावा हुआ। इसके बावजूद अब कोई पछतावा करना व्यर्थ था। दर्द में चीखने के बाद ली चांगयुन का शरीर पूरी तरह से मृत होकर जमीन पर गिर गया। अंतिम परिणाम देखने के बाद किन्नान की अभिव्यक्ति वैसी ही रही। वो अपने दुश्मनों के प्रति कभी दयालु नहीं था। चलो देखते हैं कि इस आदमी के पास कितनी गोलियां हैं। किन्नान ने शव के पास जाकर उसकी तलाशी ली, जिसमें उसे 2 जेड जार मिले। प्रत्येक जार में 10 जियांटियन गोलियां थी। 20 जियांटियन गोलियां। यह आदमी वास्तव में बहुत अमीर है। किन्नान के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसने बिना किसी हिचकिचाहट के गोलियों को अपना सामान मान लिया। इसके बाद किन्नान ने और समय बर्बाद नहीं किया। वो तुरंत आगे बढ़ा और 5 बैंगनी लौ के फूल तोड़ लिए। मुझे पहले मिली अच्छी तरह से छिपी हुई जगह पर जाना चाहिए और इन बैंगनी लौ के फूलों को खाना चाहिए। जैसे ही उसने ये निर्णय लिया, वो अपनी दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों का उपयोग करते हुए तेजी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ गया। जितनी देर में 3 अगरबत्तियां जलकर खत्म हुई, किन्नान एक अच्छी तरह से छिपी हुई गुफा में पहुंच गया। गुफा लगभग 2 मीटर ऊंची थी, लेकिन यह काफी संकरी थी और एक बार में केवल एक व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता था। एक बार जब वो गुफा में और अंदर गया तो उसे लगभग 30 मीटर वर्ग का एक तालाब मिला। तालाब साफ था, जिसमें नीली रोशनी के प्रतिबिंब एक सुंदर दृश्य बना रहे थे। किन्नान ने बैंगनी लौ के फूल निकाले और उन सभी को अपनी मुट्ठी में कसकर बंद कर लिया। उन्हें मुट्ठी भर बैंगनी तरल में बदल दिया, जिसे तालाब में गिरा दिया गया। पहले से साफ तालाब तुरंत बैंगनी हो गया। क्यूई की एक समृद्ध मात्रा जारी की गई और इसमें एक सुखद गंध थी जो एक ही समय में अजीब थी। मुझे कोशिश करने दो और देखो कि ये बैंगनी लौ के फूल कितने अच्छे हैं। किन्नान ने एक गहरी सांस ली और सीधे पानी में कूद गया। हालांकि जिस क्षण वो तालाब में प्रवेश किया, उसका पूरा भाव तुरंत बदल गया। किन्नान को अपने पूरे शरीर में केवल सुई चुभने वाला दर्द महसूस हो रहा था, जैसे कि अनगिनत छोटी सुइयां उसके छिद्रों में चुभ रही हों। दर्द की डिग्री स्वयं स्पष्ट थी। किन्नान ने ठंडी सांस ली। पागल दर्द ने उसके चेहरे को विकृत कर दिया था। उसके दिमाग में आवाजें आ रही थी जो उसे तालाब से भागने के लिए कह रही थी। और दर्द, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। इतने सारे लोग मेरा शिकार कर रहे हैं।
मुझे अपनी शक्ति बढ़ानी होगी, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, भले ही मुझे यहां मरना पड़े। किन नान ने अत्यधिक दर्द सहते हुए एक गहरी दहाड़ लगाई। फिर उसने अपने दांत भींचे और अपनी जगह पर खड़ा रहा। समय धीरे धीरे बीतता गया। जब तक किन नान तालाब में था, हर सांस उसकी सीमा को चुनौती देती रही, क्योंकि उसके पूरे शरीर में दर्द और भी तेज होता गया। उस पल किन नान का दिमाग पूरी तरह से खिंची हुई डोरी की तरह महसूस हुआ। उसे डोरी को अपनी जगह पर रखने की पूरी कोशिश करनी पड़ी। अगर वो अपना ध्यान खो देता तो डोरी किसी भी पल टूट सकती थी। 5 घंटे बाद किन नान तालाब में खून से लथपथ था, मानो उसे अनगिनत बार तलवार से काटा गया हो। यद्यपि वायलेट फ्लेम फ्लावर लिक्विड में डूबे रहने से शरीर को कोई सीधा नुकसान नहीं होता, लेकिन अत्यधिक दर्द के कारण त्वचा फट गई, जैसा कि अपेक्षित था। जबकि किन नान भयानक दर्द को सहन कर रहा था, क्यूई की एक धारा किन नान के शरीर में बहती रही, जिससे उसके अंगों सहित उसका पूरा शरीर तड़प उठा। इन 5 घंटों में हुई प्रगति उसकी मार्शल स्पिरिट की मदद से 5 दिनों की साधना के बराबर थी। चलते रहो, चलते रहो, ये पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। किन नान ने अपने दांत भींच लिए। वो अपने दिल में दहाड़ता और चीखता रहा, और उसके पैर ऐसे जड़ हो गए जैसे कि उनमें सीसा भरा हो। आखिरकार 12 घंटे की अवधि के बाद किन नान के शरीर से एक रहस्यमयी शक्ति निकली, जिसने पानी के तालाब से बैंगनी तरल को पूरी तरह से चूस लिया। पानी एक बार फिर साफ हो गया। उसी समय किन नान का मुड़ा हुआ चेहरा आखिरकार शांत हो गया और सामान्य हो गया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। इसके बाद किन नान के शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी, जो अब 6ठी परत के शारीरिक तड़का क्षेत्र में पहुंच गई थी। अब समय आ गया है कि मैं 6ठी परत के शारीरिक तड़का क्षेत्र में पहुंच जाऊं। किन नान ने सांस छोड़ी और उसके चेहरे पर एक उत्साहित भाव प्रकट हुआ। उसने सहज रूप से अपने शरीर के भीतर की अपार शक्ति को महसूस करने के लिए अपनी मुट्ठी बंद कर ली और कहा, केवल इतना ही नहीं, मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरे शरीर में मौजूद शक्ति 7वीं परत के शारीरिक तड़का क्षेत्र से कमजोर नहीं होगी। मुझे सिर्फ कुछ अनुभव की कमी है, इससे पहले कि मैं 7वीं परत के शारीरिक तड़का क्षेत्र को प्राप्त कर सकूं। आमतौर पर 7वीं परत के शारीरिक तड़का क्षेत्र तक पहुंचने के लिए बाधा को तोड़ने में साधक की मदद करने के लिए बैंगनी लौ फूल का एक डंठल पर्याप्त होता है। चूंकि किन नान ने एक साथ बैंगनी लौ फूलों के 5 डंठल खाए, क्यूई की मात्रा पर्याप्त से अधिक थी, जिससे उसकी शक्ति 7वीं परत के शारीरिक तड़का क्षेत्र के बराबर हो गई। अगर मैं अब ली चांग्युन का सामना करूं, तो मैं उसे सिर्फ एक हमले से हरा सकता हूं। किन नान शांत अवस्था में लौट आया। चूंकि वो अब 6ठी परत का बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र था और उसके शरीर की ताकत को 7वीं परत का बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र माना जाता था, इसलिए उसने अपनी शक्ति को नियंत्रित करने के नए तरीके सीख लिए थे। उदाहरण के लिए 5वीं परत के बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र से एक मुक्का एक बड़े पेड़ को 2 हिस्सों में तोड़ सकता था। अब किन नान का एक मुक्का पेड़ को धूल में बदल देगा। 6ठी परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे में पहुंचने पर आंतरिक अंग अब हड्डियों और जोड़ों की तरह मजबूत हो गए। इसलिए किन नान के लिए अपनी शक्ति को सटीकता से नियंत्रित करना आसान था। ठीक है, चलो अब 20 जियांटिन गोलियां खाते हैं और देखते हैं कि क्या मैं अपनी दिव्य युद्ध आत्मा के ग्रेड को 9वीं श्रेणी के हुआंग रैंक तक बढ़ा सकता हूं। बिना किसी हिचकिचाहट के किन नान ने अपनी दिव्य युद्ध आत्मा को छोड़ दिया और 20 जियांटिन गोलियां निकली। कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के बाद दिव्य युद्ध आत्मा में सुधार का कोई संकेत नहीं था, जिससे किन नान के चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। इन 20 जियांटिन गोलियों सहित उसने कुल 70 जियांटिन गोलियां खा ली थी, जो 7000 बॉडी टेम्परिंग गोलियों के बराबर थी। इन सभी गोलियों को खाने के बाद भी दिव्य युद्ध आत्मा में कोई सुधार नहीं हुआ था। चलो, मुझे अपनी साधना का आधार बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। मुझे अपनी दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों से और अधिक कीमती सामग्री की तलाश करनी चाहिए।
चूंकि मेरी साधना छठी परत के शारीरिक तड़का क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई थी, अगर मैं बैंगनी लौ फूल जैसी कोई चीज ढूंढने में सक्षम हूं, तो मैं अपनी साधना को 7वीं परत के शारीरिक तड़का क्षेत्र तक बढ़ा पाऊंगा। तब मेरे पास ब्लू ड्रैगन बैज की तलाश करने की ताकत होगी। ये निर्णय लेने के बाद किन्नान गुफा से बाहर निकल गया और चारों ओर खोज शुरू कर दी। 2 घंटे की खोज में उसे कोई कीमती सामग्री नहीं मिली थी, लेकिन वो एक अप्रत्याशित व्यक्ति से टकरा गया था। पास के जंगल से एक आकृति प्रकट हुई और किन्नान को देखा, फिर चौंक कर कहा, किन्नान, क्या ये तुम हो? तुम यहां क्यों हो? वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जियाओ किंगक्सू का भाई था, जियाओ लेंग। किन्नान चुप रहा। उसने जियाओ लेंग को अपनी दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों से देखा था। मुठभेड़ से बचने के उसके कारण ये थे। सबसे पहले, किन्नान की मौजूदा ताकत के साथ जियाओ लेंग से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरे, जियाओ लेंग जियाओ किंगजू के साथ अपने रिश्ते के कारण किन्नान पर हमला नहीं करेगा। तुम्हारी साधना में सुधार हुआ है? जियाओ लेंग को तुरंत किन्नान के बदलाव का एहसास हो गया। इसके बावजूद हमेशा की तरह उसके चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण भाव था। भले ही तुम अब छठी परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे में हो, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिलती। तुमने इतने सारे शिष्यों को नाराज किया है और लिंग जिक्स्याओ मृत्यु ही तुम्हारा एकमात्र रास्ता है। किन्नान ने उसे शांति से देखा और कहा, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, किन्नान और नहीं रुका। वो पलटा और चला गया, क्योंकि वो इस जियाओ लेंग से निपटने के लिए बहुत आलसी था। जियाओ लेंग थोड़ा हैरान रह गया जब उसने देखा कि किन्नान जाने पर आमादा था। उसके चेहरे पर एक अप्रिय भाव देखा जा सकता था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि किन्नान उसकी मौजूदगी को ऐसे ही अनदेखा कर देगा। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद जियाओ लेंग ने अपने दांत भींचे और कहा, रुको किन्नान, मुझे तुम्हारे साथ मिलकर कुछ काम करना है। साथ मिलकर काम करो। किन्नान ने पलटकर जियाओ लेंग को चंचल भाव से देखा। किन्नान की निगाहों को देखकर जियाओ लेंग को अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ और उसने एक ठंडी हुंफ निकाली और कहा, अगर तुम मेरी बहन द्वारा खोजी गई प्रतिभा नहीं होते और छठी परत के शरीर के संयम क्षेत्र की अपनी साधना में किसी तरह से मेरी मदद नहीं कर सकते, तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ सहयोग नहीं करता। क्या ऐसा है? उसकी ओर देखे बिना किन्नान ने उत्तर दिया, अगर ऐसा है तो सहयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद किन्नान फिर से मुड़ा और जाने के लिए तैयार हो गया। उसने बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। नहीं, रुको। किन्नान के रवैये को देखने के बाद जियाओ लेंग की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने कहा, इस बार सहयोग में 2 ब्लू ड्रैगन बैज शामिल है। अगर सब ठीक रहा तो हम दोनों को एक एक बैज मिलेगा। ये सुनते ही किन्नान की हरकतें रुक गई और उसकी आंखें झपकने लगी। किन्नान ने तुरंत प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उसने शांति से पूछा, ब्लू ड्रैगन बैज, आपको कैसे पता कि वे कहाँ स्थित है? बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण से पहले 5 बुजुर्गों ने शिष्यों को केवल इतना बताया कि बहुमुखी प्रतिभा के द्वीप पर 30 ब्लू ड्रैगन बैज होंगे। उन्होंने इन बैज के सटीक स्थानों का उल्लेख नहीं किया। बहुमुखी प्रतिभा का द्वीप कम से कम 1000 वर्ग मील में फैला था। ये एक बहुत बड़ा द्वीप था। जियाओ लेंग को कैसे पता चला कि बैज कहाँ थे? जियाओ लेंग ने कहा, बहुमुखी प्रतिभा के इस द्वीप पर मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के हमारे वरिष्ठों ने बहुत सारे नक्शे छोड़े हैं। ये नक्शे दिखाते हैं कि कीमती संसाधन कहाँ मिल सकते हैं। साथ ही कुछ नक्शे ब्लू ड्रैगन बैज कहाँ थे, ये भी बताते थे। ऐसे 5 नक्शे थे और प्रत्येक नक्शे में 2 ब्लू ड्रैगन बैज थे। जियो लेंग ने आगे बोलने से पहले थोड़ी देर हिचकिचाहट दिखाई। अफवाह है कि जब इन 5 नक्शों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो शेष 20 ब्लू ड्रैगन बैज मिल सकते हैं। किन्नान शब्दों को सुनने के बाद काफी आश्वस्त हो गया। वह केवल अपनी दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों की मदद से वायलेट फ्लेम फूलों को खोजने में कामयाब रहा था, जबकि दूसरी ओर ली चांग्युन ने एक नक्शे के मार्गदर्शन का पालन करते हुए
फूलों को पाया। किन नान ने अपने विचारों को संसाधित करने के लिए कुछ समय लिया और फिर कहा, हम ये कैसे करेंगे? हालांकि किन नान की वर्तमान प्राथमिकता अपनी साधना में सुधार करना था, लेकिन ब्लू ड्रैगन बैज को खोजना भी उसका लक्ष्य था। मेरे पास एक बार नक्शा था, लेकिन इसे वांग मेंग ने चुरा लिया, जो शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में 9वें स्थान पर है। जियो लेंग की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी, क्योंकि उसने गुस्से में कहा, अगर हम सहयोग करते हैं तो मैं इस वांग मेंग से निपट लूंगा, लेकिन अन्य 2 7वें स्तर के बॉडी टेम्परिंग दायरे के शिष्यों को संभालना, जो उसके अधीनस्थ है, तुम्हारा काम होगा। ये कहने के बाद जियाओ लेंग ने तुरंत किन नान की ओर देखा। सच्चाई यह थी कि अपने सच्चे विचारों में जियाओ लेंग किन नान के साथ मिलकर काम करने के लिए बेहद अनिच्छुक था। जब से वे मिले थे, तब से किन नान को नीचा दिखाने के अलावा उसने पहले भी कई शिष्यों को नाराज किया था। हालांकि अपनी ताकत से वांग मेंग और उसके अनुयायियों को संभालना असंभव था, इसलिए उसे अपनी स्थिति कम करने और किन नान के साथ मिलकर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। किन नान ने जियाओ लेंग को अपना निर्णय नहीं बताया, लेकिन दिलचस्पी से पूछा, शीर्ष 10 प्रतिभाशाली कौन है? रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय में आने के बाद से किन नान ने अपना समय कौशल पुस्तकालय में मार्शल कौशल सीखने या साधना करने में बिताया था। वो इस बात से अनजान था कि इसका क्या मतलब है। नए शिष्यों में 2 अलग-अलग रैंकिंग मौजूद है। पहली रैंकिंग शीर्ष 2 सुपर प्रतिभाशाली लोगों हुआंगलोंग और लिंग जिक्सियाओं को संदर्भित करती है। उनके पीछे शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोग हैं। जियाओ लेंग के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव प्रकट हुआ। सभी शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों के पास 8वीं श्रेणी के हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट्स है। उन्हें उनके साधना आधार के अनुसार रैंक किया जाता है। उदाहरण के लिए, मैं शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में 10वें स्थान पर हूं। वाक्य समाप्त करने के बाद जियाओ लेंग ने किन नान की ओर देखा। आमतौर पर किन नान को शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा, क्योंकि उनके पास 8वीं श्रेणी के हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट थी। हालांकि चूंकि किन नान ने लिंग जिक्सियाओं और अन्य 220 शिष्यों को नाराज किया था, इसलिए उन्हें पहले से ही एक मृत व्यक्ति माना जाता था, इसलिए उन्हें रैंकिंग में शामिल नहीं किया गया था। मैं समझ गया। किन नान ने थोड़ी देर के लिए विराम लिया और फिर सिर हिलाया। जरूर, मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूंगा। किन नान को कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा, भले ही वो जियाओ लेंग को पसंद नहीं करता था। अन्य शिष्यों की तुलना में वो अधिक भरोसेमंद था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जियाओ लेंग जियाओ किंगक्सू का भाई था और जियाओ किंगक्सू ने कई मौकों पर उसकी मदद की थी। मुझे अभी भी नक्शे पर स्थान का रास्ता याद है। हम तुरंत निकल जाएंगे। हालांकि नक्शे की रखवाली करने वाले कुछ राक्षस हैं, लेकिन वे वांग मेंग और उसके समूह का सामना करने में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। किन नान ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद जियाओ लेंग ने तुरंत अपनी ताकत जुटाई और अपनी हरकत की तकनीक के साथ तेजी से आगे बढ़ा। जियाओ लेंग की प्रतिक्रिया को देखकर किन नान ने अपना सिर हिलाया, फिर वो उसके पीछे चला गया। दोनों लकड़ी की शाखाओं के बीच आगे बढ़े, फिर एक बड़े पेड़ पर रुके। जियाओ लेंग ने अपनी आंखें मूंदते हुए अपने सामने के क्षेत्र को स्कैन किया और धीमी आवाज में कहा, कोई आवाज मत करो, हम राक्षसों को मारने के बाद उनका सामना करेंगे। किन नान ने अपना सिर हिलाया और आगे देखते हुए अपनी उपस्थिति को छिपाया। उनके सामने एक झील थी और झील के बीच में पत्थर से बना एक मंच था। मंच के ऊपर 2 जेड पेंडेंट थे। जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ती थी, तो पेंडेंट से एक हल्की लेकिन असाधारण नीली रोशनी निकलती थी। ये 2 पेंडेंट ब्लू ड्रैगन बैज थे। किन नान ने चारों ओर देखा और झील के किनारे कुछ राक्षसों के खिलाफ लड़ाई कर रहे 3 युवकों को मार्शल स्पिरिट के साथ पाया। लड़ाई बहुत तेज थी, जिससे झील का पानी धीरे धीरे लाल हो गया। उनमें से सुनहरे रंग का लबादा पहने हुए
एक आत्मसंतुष्ट दिखने वाले ने तुरंत किन नान का ध्यान आकर्षित किया। उसके पीछे 8वीं कक्षा का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट तैर रहा था। उसकी मार्शल स्पिरिट एक तलवार थी। तलवार बर्फ से ढकी हुई थी और मानो वो 1000 साल से भी पुरानी काली बर्फ से बनी हो, उसमें से एक ठंडी आभा महसूस की जा सकती थी। इसके अलावा ये युवा लड़का तलवार के साथ एक के माइनर सक्सेस स्टेज पर पहुंच गया था। तलवार के हर वार के साथ अनगिनत ठंडी तलवार की मंशा थी, जिससे झील का एक हिस्सा जम गया, जिससे एक राक्षस की मौत हो गई, जो 7वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे के साधक की ताकत के बराबर था। ये लड़का वांग मेंग होना चाहिए। तलवार के साथ एक के माइनर सक्सेस स्टेज के साथ 7वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे के साधना आधार और उसकी मार्शल स्पिरिट के साथ वो 8वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे के साधकों को आसानी से मार सकता था। शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में 9वें रैंक के लिए यह बहुत प्रभावशाली है। किन्नान थोड़ा हैरान था, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी हत्यारी मंशा दिखाई दी। हालांकि किन्नान इस वांग मेंग से परिचित नहीं थे, फिर भी किन्नान को याद था कि वो उन 220 शिष्यों में से एक था जिन्होंने लिंग जिक्सियाओं के साथ मिलकर काम किया था। इस बीच वांग मेंग और उसके समूह के नरसंहार के कारण राक्षसों की संख्या कम होती जा रही थी। कुछ समय बाद झील की रखवाली करने वाले हर एक राक्षस को खत्म कर दिया गया, जिसमें एक शक्तिशाली 8वीं परत वाला बॉडी टेम्परिंग रियल्म राक्षस भी शामिल था। सभी राक्षसों को मारने के बाद वांग मेंग और उसके अनुयायी प्रसन्न दिखे। वांग मेंग के पास खड़े 2 शिष्यों ने तुरंत उसकी चापलूसी की। बधाई हो वरिष्ठ भाई, चूंकि अब राक्षस चले गए हैं, इसलिए 2 ब्लू ड्रैगन बैज आपके होंगे, जिससे आपकी रैंक शीर्ष 10 में पहुंच जाएगी। वांग मेंग ने एक आत्मसंतुष्ट भाव धारण किया, क्योंकि उसने दोनों शिष्यों को एक प्रशंसात्मक नजर से देखा और कहा, मैंने अब आप दोनों की बदौलत ये 2 ब्लू ड्रैगन बैज प्राप्त किए हैं। आपकी मदद के बिना मैं उस बेवकूफ जियाओ लेंग से नक्शा प्राप्त नहीं कर पाता। मैं तुम्हारे योगदान को ध्यान में रखूंगा और जब मैं सफल होऊंगा तो तुम दोनों को पुरस्कृत करूंगा। दोनों शिष्य तुरंत खुश हो गए। हालांकि पेड़ पर छिपे हुए जियाओ लेंग ने यह शब्द सुनकर धैर्य खो दिया और गुस्से से चिल्लाया, वांग मेंग, तुमने मेरा नक्शा चुराया है और मेरे नाम को कोसने की हिम्मत की है। मैं तुम्हें अभी अपनी जान से भुगतान करवाऊंगा। उसी समय एक जानलेवा आभा से घिरे हुए जियाओ लेंग अपने दुश्मन पर झपटा, क्योंकि उसके पीछे एक मार्शल स्पिरिट छूट गई थी। ये एक तलवार लग रही थी, जो एक पुरातन रूप थी, जैसे कि ये प्राचीन काल का हथियार हो। जियाओ लेंग ने खुद को दिखाने के तुरंत बाद अपनी सबसे मजबूत क्षमता का प्रदर्शन किया। उसने अपने हाथ में प्राचीन तलवार पकड़ी और अपनी तलवार की मंशा को इकट्ठा किया। वांग मेंग के सिर पर निशाना साधा। अचानक आए खतरे ने तीनों को कुछ समय के लिए अपने होश खो देने पर मजबूर कर दिया था। जैसे ही वांग मेंग ने हमलावर को पहचाना, वो तिरस्कार पूर्वक हंसा और बोला, देखो यहां कौन है। क्या ये मेरा पराजित शत्रु नहीं है? मैंने तुम्हारी जान बख्श दी, उसके बाद भी तुम वापस आने की हिम्मत कर रहे हो। अगर तुम मृत्यु की आशा करते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। वांग मेंग की आंखों में जियाओ लेंग के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने एक ठंडी गुनगुनाहट निकाली और एक ठंडी आभा इकट्ठी की और अपनी तलवार की मंशा को जियाओ लेंग पर वार करने लगा। धमाका! तलवार की मंशा की 2 धाराएं आपस में टकराई, जिससे एक जोरदार विस्फोट हुआ। वांग मेंग 10 प्रतिभाशाली लोगों में 9वें स्थान पर था, जो जियाओ लेंग से एक रैंक ऊपर था। भले ही दोनों साधना आधार के मामले में एक दूसरे से मेल खाते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि तलवार कला का उपयोग करने में वांग मेंग अधिक अनुभवी था। परिणाम स्वरूप जियाओ लेंग के अचानक आक्रमण को वांग मेंग ने आसानी से नकार दिया था। जियाओ लेंग के हाव भाव अपरिवर्तित रहे, क्योंकि उसने अपनी नजर वांग मेंग पर टिकाई और कहा, वांग मेंग, तुम अपने साथियों की मदद से ही मुझसे नक्शा चुराने में कामयाब हुए हो। अगर तुम असली मर्द हो तो मुझसे आमने सामने की लड़ाई करो।
आमने सामने वांग मिंग ने मजाकिया अंदाज में कहा, ऐसा कौन करना चाहेगा? मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ज्यादा लोगों का फायदा उठाकर धमकाना हमेशा मेरा इरादा रहा है। ये कहने के बाद वांग मिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना आदेश दिया, चलो एक साथ हमला करते हैं और इस आदमी को अभी पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। अन्य दो शिष्यों ने तुरंत दुष्ट मुस्कान बिखेरी। फिर उन्होंने अपनी ताकत जुटाई और वांग मिंग के साथ मिलकर जियाओ लेंग की ओर आगे बढ़े। ये देखकर किन्नान, जो बड़े पेड़ के ऊपर छिपा हुआ था, उसने खुद को दिखाने का फैसला किया। वो पेड़ से नीचे कूद गया और शांति से बोला, तुम तीनों के लिए जियाओ लेंग को धमकाना उचित नहीं है, जो अकेला है। अगर ऐसा है तो मैं जियाओ लेंग के साथ मिलकर तुम तीनों को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दूंगा। उसी समय वांग मिंग और उसका समूह अचानक रुक गया। उनके चेहरे पर विकृत भाव दिखाई देने लगे। क्या जियाओ लेंग मदद पाने में कामयाब रहा? वांग मिंग के 3 लोगों के समूह ने कठोर चेहरे के साथ गहरी सांस ली। अगर जियाओ लेंग अकेले होते तो वे चिंतित नहीं होते। हालांकि अगर जियाओ लेंग एक सहायक के रूप में एक प्रतिभाशाली शिष्य को खोजने में कामयाब हो जाता तो लड़ाई का परिणाम अप्रत्याशित होता। इसलिए उन्हें इसे सावधानी से करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि जब तीनों ने किन्नान का चेहरा देखा तो वे सभी एक साथ चौंक गए। क्या ये किन्नान नहीं है? किन्नान वो सहायक है जिसे जियाओ लेंग ने पाया था। वांग मिंग वास्तव में शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में से एक था। उसने जल्दी से अपने विचारों को इकट्ठा किया और फिर जोर से हंसा। जियाओ लेंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपने सहायक के रूप में इतना कचरा पाओगे। वास्तव में मुझे आभारी होना चाहिए कि तुम ये कचरा मेरे पास लाए हो। ऐसा कहने के बाद वांग मिंग की अभिव्यक्ति उत्साहित हो गई। इससे पहले मिस्टिक स्पिरिट्स एक्ट में वांग मिंग ने लिंग जिक्सियाओ से वादा किया था कि अगर वो बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षणों के दौरान किन्नान पर ठोकर खाएगा तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार देगा। हालांकि चूंकि शुरू में सभी का स्थान यादृच्छिक था, भले ही वांग मिंग ने किन्नान को मारने की योजना बनाई हो, उसके लिए अपना लक्ष्य खोजना मुश्किल होगा। अब जब किन्नान उसके सामने था तो वो उत्साहित क्यों नहीं होगा? न केवल वांग मिंग उत्साहित था, बल्कि अन्य 2 शिष्य भी उत्साहित थे। यदि वे यहां किन्नान को मारने में सक्षम थे तो न केवल उन्हें बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे, बल्कि लिंग जिक्सियाओ भी उनके प्रति अनुकूल होगा। उनके उत्साहित न होने का कोई कारण नहीं था। जियाओ लेंग उनकी प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित नहीं हुआ और ठंडी आवाज में कहा, वांग मिंग, आपकी बकवास पर मेरा समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। अब नक्शा सौंप दो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध? वांग मिंग ने मजाकिया अंदाज में हंसते हुए तिरस्कारपूर्ण चेहरे के साथ कहा, जियाओ लेंग, इस घटिया किन्नान के साथ मिलकर मुझसे लड़ने की हिम्मत तुमने की? मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। चूंकि तुम किन्नान को मेरे लिए उपहार के रूप में यहां लाए हो, इसलिए मैं आखिरी बार तुम्हारी जान बख्शने को तैयार हूं। इसलिए मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अन्य 2 शिष्यों के चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव थे। वे जियाओ लेंग और किन्नान को योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं मानते थे। जियाओ लेंग ये सुनकर क्रोधित हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वांग मिंग इस स्तर पर भी इतना निश्चिंत होगा। हालांकि जियाओ लेंग के कुछ करने से पहले किन्नान, जो पूरे समय चुप रहा, थांसते हुए बोला, वांग मिंग है ना? मैंने सुना है कि तुम शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में से एक हो। क्या मैं सही हूं? इन शब्दों ने वांग मिंग को कुछ देर के लिए चौंका दिया। फिर उसने अपना सिर उठाया और गर्व भरे लहजे में कहा, यह सही है। मैं शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में से एक हूं, रैंकिंग में 9वें स्थान पर। किन्नान, अगर तुम अपने घुटनों पर झुक जाओ और मुझे 3 बार प्रणाम करो तो मैं तुम्हें मारने के बजाय सिर्फ अपंग बना दूंगा। हे! किन्नान हंसे और शांति से कहा, प्रणाम की जरूरत नहीं होगी। मेरी सिर्फ एक ही विनती है। चूंकि तुम मुझे कचरा कह रहे थे, तो क्या तुम में अकेले मुझसे लड़ने की हिम्मत है? बेशक, अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो शायद तुम्हें चुप हो जाना चाहिए।
उस पल किन नान का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया, क्योंकि उसने अपने चारों ओर एक जानलेवा आभा बिखेरी। अगर किन नान के पास पहले से ही थोड़ा बहुत हत्या करने का इरादा था, तो उसकी वर्तमान शक्ल से पता चलता है कि उसने अपने सामने वाले व्यक्ति की हत्या करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध था। शुरू में उसके और वांग मिंग के बीच कोई व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, लेकिन मौखिक रूप से उसका अपमान करने के अलावा वांग मिंग ने उसे मारने की भी योजना बनाई थी। इसलिए बकवास करने में अपना समय बर्बाद करने के बजाय किन नान ने उसे युद्ध के लिए चुनौती देने और उसे मार डालने का फैसला किया। अपने दुश्मनों पर दया करना अस्वीकार्य है। हालांकि जियाओ लेंग, वांग मिंग और दो शिष्य शब्दों को सुनकर चौंक गए। किन नान ने वांग मिंग को एकल युद्ध के लिए चुनौती देने की हिम्मत की। हर कोई जानता था कि वांग मिंग के पास 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट थी और उसकी साधना 7वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे तक पहुंच गई थी। उसने कृपान के साथ माइनर सक्सेस स्टेज ऑफ 1 में भी महारत हासिल की। वो शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में 9वें स्थान पर था, जियाओ लेंग से 1 रैंक ऊपर। भले ही किन नान के पास 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट थी, लेकिन उसने 6ठी परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे के अपने साधना आधार के साथ वांग मिंग को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देने की हिम्मत की। ये आत्महत्या है। वांग मिंग जोर से हंसा, जैसे कि उसने अपने जीवन का सबसे अच्छा चुटकुला सुना हो। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थी। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। ट्रैश ने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की। अगर तुम जल्दी मौत की तलाश में हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। इसके बाद उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया, जिससे हत्या के इरादे से भरी एक दबंग आभा निकली, जिससे आसपास के लोगों की धड़कनें बढ़ गई। ये देखने के बाद जियाओ लेंग की अभिव्यक्ति बदल गई और वह चिल्लाया कि नान, कोई बेवकूफी मत करो। तुम वांग मिंग के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते। जियाओ लेंग, अपनी सांस बचाओ। ऐसा नहीं है कि मैं वैसे भी तुम्हारी सलाह मानूंगा। किन नान ने शांति से कहा, इसके अलावा कौन कहता है कि मैं इस लड़ाई में हार जाऊंगा? शब्दों को सुनकर जियाओ लेंग तुरंत दंग रह गया। किन नान अभी भी इस स्तर पर इतना अभिमानी है। जैसे ही उसने अपने विचारों को एकत्र किया, वो किन नान के व्यवहार से पूरी तरह असंतुष्ट था। वो दयालु होने और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन न केवल किन नान ने उसकी बातों को नहीं सुना, बल्कि उसने इस तरह के रवैये से जवाब भी दिया। जियाओ लेंग को इस बारे में अच्छा कैसे लग सकता था? जियाओ लेंग ने अपना चेहरा सीधा किया और ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम मौत चाहते हो तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। वाक्य समाप्त करने के बाद जियाओ लेंग हवा में उछला और एक बड़े पेड़ के ऊपर जा गिरा। उसने दूसरों को ठंडी निगाहों से देखा। इस बीच वांग मिंग के चेहरे पर एक उग्र भाव देखा जा सकता था, क्योंकि उसने कहा कि नान, मुझे आश्चर्य है कि तुम अभी भी इतने घमंडी हो सकते हो। मुझे खुद देखना होगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो कि तुम्हें व्हाइट जेड डोजो के शिष्यों पर दहाड़ने का साहस मिला, और अब तुम मेरा इस तरह अपमान कर रहे हो। तुरंत वांग मिंग के शरीर से 7वीं परत के शारीरिक तड़का क्षेत्र की आभा निकली। इसके साथ ही 8 सुनहरी किरणें निकली और वांग मिंग के पीछे धीरे धीरे एक लंबी बर्फ से ढकी तलवार दिखाई दी। उस समय वांग मिंग ने अपना सबसे शक्तिशाली रूप दिखाया था। इसके बावजूद वांग मिंग को हमला करने की कोई जल्दी नहीं थी। वो किन नान के पास गया, एक एक कदम उठाते हुए, एक ठंडे भाव के साथ, मानो वो किन नान को धीरे धीरे मौत के घाट उतारने की योजना बना रहा हो। ये देखने के बाद वांग मिंग के बगल में खड़े 2 शिष्य ठंडी हंसी हंसने लगे। उनके चेहरे तिरस्कार से भर गए। उनमें से एक ने कहा, ये किन नान निर्दयी है। वरिष्ठ भाई वांग मिंग 8वीं परत के शारीरिक तड़का क्षेत्र के साधक को भी आसानी से मार सकता है। किन नान को क्या लगता है कि उसके पास क्या है? वो तो बस एक बेकार का टुकड़ा है। मुझे संदेह है कि वो वरिष्ठ भाई वांग मिंग के 3 हमलों से बच पाएगा। दूसरे शिष्य ने शब्द सुनकर मुस्कुराया
और कहा, 3 हमले? मेरी राय में सीनियर भाई वांग मेंग के लिए इस कचरे को नष्ट करने के लिए एक हमला ही काफी था। जियाओ लेंग बिना कुछ कहे ठंडे दिमाग से देखता रहा। उसके विचार में कि नान उतना कमजोर नहीं था जितना उन्होंने बताया था। वो वांग मेंग का सामना करते हुए कम से कम 10 हमलों का सामना कर सकता था। इस बीच वांग मेंग की हरकतें रुक गई और वो मुस्कुराया और मजाक में बोला कि नान, मैंने हाल ही में एक नई मुट्ठी कला सीखी है। मैं तुम्हें एक कचरे के टुकड़े को मेरी मुट्ठी कला की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए मेरा परीक्षक बनने दूंगा। ये कहने के बाद वांग मेंग ने अपने हमले के साथ हमला किया। उसका पूरा शरीर अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा, जिससे अनगिनत जोरदार झोंके निकले। एक में 9 बल, 9 प्रभाव युद्ध मुट्ठी। वांग मेंग ने एक बड़ी दहाड़ लगाई। उसके पूरे शरीर में 9 अलग अलग प्रकार की ताकत महसूस की जा सकती थी, जो सभी उसकी मुट्ठी में इकट्ठा होकर एक भयानक ताकत बना रही थी। फिर उसने इसे 3 मीटर दूर से किन नान पर मुक्का मारा। मुक्का सुनकर जियाओलिंग और अन्य 2 शिष्य थोड़ा चकित हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये मुट्ठी कला साधारण 8वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे के साधकों को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। 9 प्रभाव वाली युद्ध मुट्ठी काफी दिलचस्प नाम है, लेकिन अगर आप मुझे इस मुट्ठी कला से मारने की योजना बनाते हैं तो ये अभी भी एक मजाक है। किन नान की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही क्योंकि उसने शांति से आने वाले खतरे को देखा। जैसे ही बड़ी मुट्ठी उस पर गिरने वाली थी, उसकी पूरी आकृति एक झिलमिलाहट के साथ गायब हो गई। आंदोलन तकनीक, रहस्यमय 8 कदम। उस पल किन नान की आकृति धुएं के बादल में बदल गई और असामान्य तरीके से जानलेवा मुख का चकमा देते हुए दूर चली गई। ये देखकर वांग मेंग हैरान रह गया। जियाओ लेंग और अन्य 2 शिष्य भी चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किन नान ने इतनी उन्नत आंदोलन तकनीक में महारत हासिल कर ली होगी। थोड़ी सी हरकत से ही वो वांग मेंग के भयानक हमले को आसानी से चकमा देने में सक्षम हो गया। वांग मेंग सदमे से उबरा और अपने होठों को चाटते हुए बोला, क्या आश्चर्य है, तुम उतने बुरे नहीं हो जितना मैंने सोचा था। लेकिन तुम्हारे पास कुछ तरकीबें होने के बावजूद तुम अभी भी मेरी नजर में एक बेकार चीज हो। वाक्य पूरा करने के बाद वांग मेंग ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और किन नान पर जानलेवा दबाव डालते हुए आगे बढ़ा। किन नान भाव शून्य था। उस पर हमले का कोई असर नहीं हुआ और उसने बिना किसी और कार्रवाई के अपने रहस्यमय 8 कदम निष्पादित करना जारी रखा। रहस्यमय 8 कदम एक उच्च श्रेणी की चाल तकनीक थी। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना चाहिए कि किन नान ने इसे पूर्णता चरण तक महारत हासिल कर ली थी। 100 कदमों को 8 चरणों में सरल बना दिया था। हर कदम के साथ उसकी स्थिति रहस्यमय तरीके से बदल जाती थी। उसकी चाल अप्रत्याशित और बिजली की तरह तेज थी, जिससे उसके दुश्मनों को उसके ठिकाने को पकड़ने की कोशिश करने में मुश्किल होती थी। हालांकि वांग मेंग शक्तिशाली था, लेकिन उसके सभी हमलों को किन नान ने आसानी से चकमा दे दिया था। आधे अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगा, उसके बाद वांग मेंग का धैर्य खत्म हो गया। उसका चेहरा एक क्रूर भाव से मुड़ गया था और उसने एक गहरी दहाड़ लगाई। किन नान, कछुए की तरह इधर उधर भागना बंद करो, जो अपना सिर अपने खोल में वापस कर लेता है। मुझसे असली आदमी की तरह लड़ो। उस पल वांग मेंग गुस्से में था और शर्म से भरा हुआ था। वो कौन था? वो शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में 9वें स्थान पर था, लेकिन किन नान सिर्फ एक मूवमेंट तकनीक के साथ खिलवाड़ करने में सक्षम था। उसे एक मजाक की तरह समझ रहा था। सच तो यह था कि यह वांग मेंग की गलती नहीं थी। समस्या यह थी कि वांग मेंग ने कभी कोई मूवमेंट तकनीक नहीं सीखी थी और उसकी मार्शल स्पिरिट एक तलवार प्रकार की मार्शल स्पिरिट थी। ली चांगयुन की क्रूर लाइटनिंग ईगल के विपरीत, जो किसी की गति को बढ़ाने में सक्षम थी। इसलिए वांग मेंग को किन नान की गति को पकड़ने में मुश्किल हुई। ये दृश्य देखने के बाद जियो लेंग और अन्य 2 शिष्यों ने अब किन नान को अलग तरह से देखा।
पहले उन्होंने सोचा था कि वांग मिंग से लड़ने में किन नान के पास कोई मौका नहीं है। हालांकि सिर्फ एक मूवमेंट तकनीक के साथ किन नान लड़ाई के बीच में खिलवाड़ करने में सक्षम था। हम्फ, वांग मिंग, अगर तुम काफी अच्छे हो तो किन नान को गति से हराने की कोशिश करो। वांग मिंग की बातें सुनकर जियो लेंग को हंसी आ गई। इस बीच शियाओ लेंग का किन नान के प्रति रवैया थोड़ा सुधर गया था। कम से कम किन नान अभिमानी और आत्मसंतुष्ट नहीं था जैसा कि उसने सोचा था। ये शब्द सुनकर वांग मिंग का चेहरा ठंडा पड़ गया, लेकिन उसे इसका खंडन करने के लिए कुछ भी नहीं मिला। इस मौजूदा स्थिति में किन नान तभी आगे बढ़ना बंद कर देगा और उससे सीधे लड़ेगा जब वो मूर्ख होगा। हालांकि अगले ही पल किन नान की हरकतें पूरी तरह से चौंकाने वाली थी। किन नान का चेहरा रुक गया और उसने मुस्कुराते हुए वांग मिंग की ओर देखा और कहा, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं इधर उधर भागना बंद कर दूंगा और तुम्हारा सामना करूंगा। ये देखने के बाद शियाओ लेंग हैरान रह गया और अवाक रह गया। किन नान, तुम। वो इतना गुस्से में था कि इसके बाद उसके पास कोई शब्द नहीं था। अभी कुछ पल पहले उसका किन नान के बारे में बिल्कुल अलग नजरिया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अगले ही पल किन नान अपने असली चेहरे को उजागर कर देगा। वो एक ऐसा अहंकारी और घमंडी व्यक्ति है। क्या किन नान को नहीं पता कि अपनी वर्तमान साधना के साथ ये निश्चित है कि वो वांग मिंग का सामना करते हुए मर जाएगा? क्या किन नान को नहीं पता कि उसकी वर्तमान कार्रवाई से उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी? अन्य शिष्य भी इस दृश्य को देखने के बाद पूरी तरह से हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जब उसकी जान दांव पर लगी हो तो किन नान इतना जिद्दी हो जाएगा। वांग मिंग कुछ पल के लिए अपने विचारों में खो गया, फिर वो जोर से हंस पड़ा। किन नान, अब जब तुमने ऐसा कह दिया है तो अगर तुम असली मर्द हो तो तुम्हें इसका पछतावा नहीं होना चाहिए। अब समय आ गया है कि मैं, वांग मिंग, तुम्हें दिखाऊं कि मैं कितना मजबूत हूं। उत्साह में डूबे हुए वांग मिंग ने तुरंत आगे बढ़कर अपना सबसे मजबूत हमला किया, क्योंकि उसे चिंता थी कि किन नान अपनी बात पर कायम नहीं रहेगा। वांग मिंग ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने हाथ में बर्फीली तलवार मार्शल स्पिरिट को पकड़ लिया। उसके शरीर से तलवार की एक धारा निकली जिससे एक ठंडी आभा पैदा हुई। उड़ती परी स्लैश, परम जमने वाला प्रहार। वांग मिंग ने जोर से दहाड़ लगाई। उसकी आभा अपने चरम पर पहुंच गई थी, क्योंकि उसका आकार आगे की ओर चमका और किन नान पर टूट पड़ा। उसकी तलवार की नोक पर एक ठंडी तलवार की मंशा प्रकट हुई, मानो वो जंगल को पूरी तरह से जमा देगी। जियाओ लेंग और अन्य दो शिष्य लगभग एक ही समय में कांप उठे। जियाओ लेंग ने अविश्वास में आंखें खोलकर देखा। ये कैसे संभव है? वांग मिंग, आपने वास्तव में ठंडी तलवार कला में महारत हासिल कर ली है। इस क्षमता को निष्पादित करने में सक्षम है। जियाओ लेंग को अचानक अपने सदमे के बीच में कुछ एहसास हुआ और उसने चिल्लाया, किन नान, भागो। इस बीच वांग मिंग जोर से हंसा। भागो? अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। किन नान, पहले तुम अपनी चाल ढाल की तकनीक पर भरोसा करके हमारी लड़ाई को बराबरी पर ला सकते थे, लेकिन अपने अहंकारी रवैये के कारण तुमने सीधे मेरा सामना करने का फैसला किया। अब मुझे तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाने का मौका मिला है। वांग मिंग की आभा अहंकारी हो गई, मानो किन नान उसकी नजर में पहले से ही मरा हुआ आदमी हो। इसके अलावा दोनों शिष्य ये देखकर बेहद उत्साहित थे। वे दोनों जानते थे कि वांग मिंग का हमला कितना शक्तिशाली था। इसलिए अगर किन नान के पास उड़ने के लिए पंख भी होते तो भी वो बच नहीं सकता था। उसकी मौत निश्चित थी। किन नान को मारने के बाद उन्हें मिलने वाले लाभों के बारे में सोचते हुए दोनों को और अधिक ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे उनके चेहरे लाल हो गए। हालांकि उस पल किन नान हिल गया। उसके शरीर से एक भयानक कृपाण इरादा निकल आया। ये अत्याचारी और शक्तिशाली था। इसके अलावा किन नान के पीछे 8 सुनहरी किरणें दिखाई दी।
दिव्य युद्ध आत्मा की मानव आकृति उसके पीछे हवा में तैरती हुई देखी जा सकती थी, जिसने किन्नान के शरीर में एक शक्तिशाली आभा को फैलाया। ये किन्नान की सबसे मजबूत वर्तमान उपस्थिति थी। कृपाण के साथ उसकी पूर्णता चरण एक से कृपाण इरादे के साथ तैरती हुई दिव्य युद्धात्मा। उसके अचानक रूप बदलने से जियाओ लेंग चौंक गया। दोनों शिष्य भी दंग रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि किन्नान के शरीर से ऐसी भयावह आभा फूटेगी, जिसने उनके दिलों में ठंडक महसूस कराई। वांग मिंग की मुस्कान पर हंसी गायब हो गई, क्योंकि उसने चौंकते हुए कहा, क्या ये कृपाण के साथ एक की पूर्णता अवस्था है? कैसे? इससे पहले कि वो वाक्य पूरा कर पाता, किन्नान ने हमला करना शुरू कर दिया। अपनी कृपाण से वार करना शुरू कर दिया, जो पहले उसकी कमर पर थी। जब वांग मिंग पर एक शक्तिशाली कृपाण इरादे से वार किया गया, तो कृपाण का एक ठंडा प्रतिबिंब देखा जा सकता था। ऐसा लगा जैसे कोई विशाल जानवर वांग मिंग को चीर रहा हो, उसे निगलने की कोशिश कर रहा हो। वांग मिंग के मन में भय की एक भारी भावना प्रकट हुई, क्योंकि वो सहज रूप से चिल्लाया, फ्रॉस्टी स्वॉर्ड आर्ट, मार डालो, मार डालो, मार डालो। हालांकि भले ही वांग मिंग ने अपना दिमाग खोने के बाद फ्रॉस्टी स्वॉर्ड आर्ट के सबसे मजबूत कौशल को निष्पादित किया हो, भले ही उसने कला के सबसे शक्तिशाली कौशल में महारत हासिल कर ली हो, लेकिन किन्नान के वार का सामना करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था। वांग मिंग के हमले को भयानक कृपाण इरादे ने पूरी तरह से खा लिया। आह! एक तीखी चीख सुनाई दी। वांग मिंग का शरीर कृपाण के इरादे से 2 टुकड़ों में फट गया, जिसके परिणाम स्वरूप खून की बारिश हुई। जियाओ लेंग और अन्य 2 शिष्य इस दृश्य को देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उनके दिमाग पूरी तरह से खाली हो गए। उन्हें केवल कृपाण की अचानक चमक याद थी, जिससे उन्हें हड्डियों को ठंडा करने वाली ठंड का एहसास हुआ, जैसे कि वे बर्फ के तहखाने में हों। काफी समय के बाद जियाओ लेंग ने आखिरकार अपने विचारों को इकट्ठा किया। हालांकि वो अभी भी हैरान था। किन्नान, क्या तुमने सच में कृपाण के साथ एक पूर्णता चरण में महारत हासिल की है? क्या तुमने एक ही हमले में वांग मिंग को मार डाला? अन्य 2 शिष्यों ने आखिरकार शब्दों को सुनने के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त की। किन्नान की ओर उनकी निगाहें अब तिरस्कार से नहीं, बल्कि बहुत डर और आतंक से भरी थी। कृपाण के साथ एक पूर्णता चरण कितना डरावना था। लिंग जिक्सियाओ और हुआंग लोंग जैसे सुपर जीनियस भी हथियार के साथ परफेक्शन स्टेज ऑफ 1 में महारत हासिल नहीं कर पाते। हालांकि उनसे पहले ये किन्नान इसमें महारत हासिल कर चुका था। इसके अलावा उसने अपने परफेक्शन स्टेज ऑफ 1 के कृपाण इरादे का उपयोग करके सिर्फ एक वार से शीर्ष 10 जीनियस में 9वें स्थान पर काबिज वांग मिंग को मार डाला था। भागो! दोनों शिष्यों ने एक ही समय पर प्रतिक्रिया की। उन्होंने चीख मारी और अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाला। अपनी पूरी ताकत से किन्नान से भाग गए। वे किन्नान से बिल्कुल डरे हुए थे, जो बिना उससे लड़े ही सिर्फ एक ही वार से वांग मिंग को मार सकता था। अगर वांग मिंग भी उससे पहले मर जाता, तो वे उसकी ताकत का मुकाबला कैसे कर पाते? जियाओ लेंग थोड़ा स्तब्ध था, क्योंकि वो अभी भी किन्नान द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन से सदमे में डूबा हुआ था। जैसे ही वो सदमे से उबरा, उसका हाव भाव बदल गया और उसने कहा, अरे, वे भागने की जल्दी में थे। थोड़ी ही देर में दोनों शिष्य उनसे 80 मीटर दूर चले गए थे। अगर जियाओ लेंग भी अब उनका पीछा करता, तो उसके पास उन्हें पकड़ने का कोई मौका नहीं था। इसके बावजूद एक ठंडी आवाज सुनाई दी, भागने की कोशिश कर रहे हो? बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि किन्नान था। किन्नान की आंखों में एक बर्फीली चमक देखी जा सकती थी, जो दोनों शिष्यों को घूर रहा था। अपने बाएं हाथ में म्यान और दाएं हाथ में कृपाण लिए उसने खुद को कृपाण के साथ एक की अवस्था में डुबो दिया। एक बार फिर पूर्णता चरण कृपाण इरादा उत्सर्जित हुआ, जिससे एक खतरनाक आभा पैदा हुई, जिसने पूरे जंगल को घेर लिया। ये देखकर जियाओ लेंग चौंक गया और सहज रूप से पूछा, किन्नान, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो?
प्रश्न पूछने के बाद अचानक उसके मन में एक विचार आया। जब उसने किन नान को अविश्वास से देखा, क्या ये किन नान अविश्वसनीय दूरी के बावजूद दो शिष्यों को मारने की कोशिश कर रहा है? दोनों शिष्य पहले ही उनसे 80 मीटर दूर जा चुके थे। यहां तक कि नवी परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे के विशेषज्ञ को भी इतनी दूरी पर दो शिष्यों को मारने में परेशानी होगी। किन नान की साधना का आधार केवल छठी परत के शरीर के तापमान के दायरे तक ही पहुंचा था। यह तब भी असंभव होगा, भले ही उसके पास कृपाण के साथ एक की पूर्णताचरण कृपाण इरादा हो। उड़ती कृपाण कला, 100 कदम ऊंची कृपाण। किन नान ने दहाड़ लगाई और अपनी शक्ति और कृपाण इरादे को म्यान में इकट्ठा किया और अपने हाथों में कृपाण ले ली, जिसे फिर उसके लक्ष्यों पर दागा गया। उस पल ऐसा लगा जैसे म्यान और कृपाण दो ड्रैगन में बदल गए थे, जो अविश्वसनीय गति से आकाश में उड़ रहे थे और अपने साथ एक विशाल बल लेकर आए थे। ऐसा भी लगा जैसे जंगल में बिजली की दो किरणें छोड़ी गई हों। दूसरी ओर दो शिष्यों ने राहत की सांस ली जब उन्हें एहसास हुआ कि वे अब 80 मीटर दूर थे। उनमें से एक ने चौंकते हुए कहा, यह सौभाग्य था कि हमने प्रतिक्रिया की और तुरंत भाग गए, अगर नहीं तो हम निश्चित रूप से अब तक मर चुके होते। दूसरे शिष्य ने अपने विचार एकत्रित किए और कहा, हाँ, किसने सोचा होगा कि ये किन नान इतना भयानक है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतना अहंकारी है। हालांकि उस पल दोनों शिष्यों के हाव भाव बदल गए और खतरे का आभास होने के बाद वे पीछे मुड़े। जैसे ही वे मुड़े, उन्होंने देखा कि कृपाण इरादे की दो धाराएं तेज गति से उनकी ओर आ रही है। वे दोनों समय पर प्रतिक्रिया करने में विफल रहे। ये है, दोनों शिष्यों के चेहरे पूरी तरह सदमे और आतंक से भरे हुए थे। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, वे कृपाण इरादे की दो धाराओं द्वारा मारे गए, जो कहीं से भी प्रकट हुई। इस बीच जंगल में तुरंत सन्नाटा छा गया। ये देखने के बाद किन नान ने राहत की सांस ली। कुछ ही देर बाद वो थकान के कारण जमीन पर गिर पड़ा। उसने वांग मेंग से लड़ते हुए अपनी अधिकांश ताकत खर्च कर दी थी। साथ ही उसे 2 सातवें स्तर के बॉडी टेम्परिंग रियल शिष्यों का शिकार करने के लिए अपने 100 कदम बढ़ते कृपाण का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे वो अपनी सीमा तक पहुंच गया। उसके शरीर में बल का एक भी निशान नहीं बचा था। जियो लेंग, जो किन नान के बगल में खड़ा था, वो अभी भी सदमे में डूबा हुआ था। इतने कम समय में ठीक होने में असमर्थ था। हालांकि जियो लेंग शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में से एक था और जियो किंगक्सू का भाई, जो आसानी से आश्चर्यचकित नहीं होता, लेकिन आज जो हुआ उसने उसे पूरी तरह से सदमे में डाल दिया था। न केवल किन नान ने आश्चर्यजनक रूप से वांग मेंग को मार डाला था, बल्कि वो केवल एक ही कौशल के साथ अपने म्यान और कृपाण के साथ 2 भागने वाले 7वें स्तर के बॉडी टेम्परिंग रियल शिष्यों का तुरंत शिकार करने में भी कामयाब रहा। नवी परत के शारीरिक तड़का क्षेत्र की साधना करने वाला कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं कर सकता था। जियाओ लेंग ने गहरी सांस ली और सहज रूप से किन नान की ओर देखा। उस क्षण किन नान के प्रति उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया। पहले किन नान के प्रति जियाओ लेंग का दृष्टिकोण तिरस्कार से भरा होता। अब उसकी आंखों में भय और सम्मान की झलक देखी जा सकती थी। यदि किन नान वांग मेंग और 2 सातवीं परत के शारीरिक तड़का क्षेत्र के शिष्यों को मारने में सक्षम है, तो किन नान के विरुद्ध जाने का मेरा क्या मौका है? जियाओ लेंग ने एक बार फिर गहरी सांस ली और सतर्क स्वर में कहा, किन नान, वरिष्ठ भाई किन नान, आपने अभी क्या कौशल इस्तेमाल किया था? ये 80 मीटर दूर से दुश्मनों को कैसे मार सकता है? किन नान ने उसे एक शांत नजर से देखा। उसके सवालों का जवाब देने के बजाय उसने कहा, मुझे वरिष्ठ भाई किन नान मत कहो, मुझे भाई नान कहो। जियो लेंग का चेहरा शब्दों को सुनकर लाल हो गया और उसने कहा, कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें भाई नान कहूंगा सिर्फ इसलिए कि तुमने उन्हें हरा दिया है। क्या तुम नहीं जानते कि किसी से उसके मार्शल स्किल्स के बारे में पूछना शिष्टाचार के विरुद्ध है? किन नान ने शांति से कहा, अब बस वहां खड़े मत रहो, जाओ और ब्लू ड्रैगन बैज ले आओ।
हम उन्हें एक एक करके बांट लेंगे। जियो लेंग इस बात से असंतुष्ट था कि किन नान का उसके सवालों का जवाब देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने ब्लू ड्रैगन बैज के बारे में सोचा, वो तुरंत उत्साहित हो गया। वो ब्लू ड्रैगन बैज को वापस लेने के लिए ऊपर गया और उनमें से एक को किन नान की ओर फेंक दिया। किन नान ने बैज लिया और उसे अपनी आस्तीन में डालने से पहले उसका निरीक्षण किया। फिर उसने कहा, जियो लेंग, मुझे तुमसे एक एहसान मांगना होगा। ये क्या है? जियो लेंग ने सहजता से पूछा, जिसने फिर कहा, बेझिझक कहो, क्योंकि तुमने उन तीनों को खत्म करने का सारा काम कर दिया है। ये जियाओ लेंग के ईमानदार शब्द थे। किन नान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उनके पास मौजूद गोलियां, नक्शे, खजाने इकट्ठा करने में आपकी मदद की जरूरत होगी। याद रखें, उनके शरीर की अच्छी तरह से तलाशी ले और एक भी गोली न छूटे। जियाओ लेंग थोड़ा स्तब्ध था। फिर उसने अपना सिर हिलाया। मार्शल आर्ट की दुनिया में मारे जाने के बाद दुश्मन की संपत्ति हासिल करना सामान्य बात थी। किन नान ने जियाओ लेंग की पीठ पर नजर डाली और शांति से कहा, ओह, मैं बताना भूल गया, सारी लूट मेरी होगी। मैं इसे तुम्हारे साथ साझा नहीं करूंगा। शवों के पास जा रहे जियाओ लेंग ने ये शब्द सुनकर लगभग खुद को ठोकर मार ली। किन नान ने अपने दिल में ठहाका लगाया, क्योंकि अब उसे ज्यादा अच्छा लग रहा था। शुरू में जियाओ लेंग ने उसे नीची नजर से देखा। भले ही जियाओ किंगजू के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति के रूप में जियाओ लेंग के प्रति किन नान ने अपनी सच्ची भावनाएं नहीं दिखाई, लेकिन उसने हमेशा उन लोगों के प्रति कोई दया नहीं दिखाई जिन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। थोड़ी देर बाद जियाओ लेंग लूट के सामान के साथ वापस लौटा, यहां तक कि किन नान भी इससे हैरान था। जमीन पर लगभग 10 जेड-जार थे, जिनमें से प्रत्येक में 10 जियांटियन गोलियां थी। इसके अलावा कुछ कीमती जड़ी बूटियां भी थी, कम से कम 7 या 8। अगर उनका व्यापार किया जाता तो ये 30 जियांटियन गोलियों के बराबर होती। हालांकि किन नान का ध्यान सबसे ज्यादा 2 नक्शों ने खींचा। ये 2 नक्शे जानवरों की खाल से बनाए गए थे, जिन पर खजाने के रास्तों के चित्र भरे हुए थे। उनमें एक प्राचीन भावना भी थी। ये नक्शा ब्लू ड्रैगन बैज कहाँ है, ये दर्शाने वाला नक्शा होना चाहिए, है ना? किन नान ने एक नक्शा उठाया। नक्शे में एक झील को एक घेरे में दिखाया गया था और घेरे के बगल में एक बैज का चित्र था। ये सही है। हमें शेष 20 ब्लू ड्रैगन बैज खोजने के लिए उनमें से 5 को इकट्ठा करना होगा, जियाओ लेंग ने कहा, जबकि उसकी आंखें नक्शे पर टिकी हुई थी। फिर उसने प्रत्याशा की भावना के साथ किन नान की ओर देखा। इसके बारे में सोचना भी मत, ये नक्शा मेरा है। किन नान ने उसकी निगाहों को अनदेखा किया और बिना किसी हिचकिचाहट के नक्शे को अपने कब्जे में ले लिया। वो मजाक कर रहा होगा। मैं ही हूं जिसने उन सभी को अकेले ही मार डाला। क्या उसने कुछ किया भी है? इसके अलावा जियाओ लेंग ने वांग मिंग के साथ लड़ाई के दौरान उसका मजाक भी उड़ाया था। उसे ब्लू ड्रैगन बैज में से एक देना पहले से ही काफी दयालुता थी। किन नान ने फिर दूसरा नक्शा उठाया और उसका अच्छी तरह निरीक्षण किया। फिर जियाओ लेंग से पूछा, इस नक्शे पर एक नजर डालो। इस पर एक लिली का चित्र बना हुआ है। ये किस तरह की जड़ी बूटी है? जियाओ लेंग ने एक नजर डाली। उसके हावभाव तुरंत बदल गए और उसने चौंकते हुए कहा, 3 पंखुड़ियों वाली सुनहरी लिली। ये नक्शा हमें 3 पंखुड़ियों वाली सुनहरी लिली को खोजने में मार्गदर्शन कर सकता है। 3 पंखुड़ियों वाली सुनहरी लिली? किन नान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने पहले कभी इस जड़ी बूटी के बारे में नहीं सुना था। जियाओ लेंग ने यह कहने से पहले एक गहरी सांस ली। यह हमारे लिए असली सौदा है। 3 पंखुड़ियों वाली सुनहरी लिली जब सेवन की जाती है तो न केवल आपकी साधना को बढ़ाएगी, बल्कि आपकी समझ को भी बेहतर बनाएगी। दूसरे शब्दों में, यह आपकी मार्शल स्किल टैलेंट को बेहतर बना सकती है। जाहिर है, बाजार में इस 3 पंखुड़ियों वाली सुनहरी लिली की नीलामी की कीमत लगभग 2000 जियांटियन गोलियां है। ये वायलेट फ्लेम फ्लावर जैसी जड़ी बूटियों से कहीं ज्यादा कीमती है। ये कहने के बाद
जियाओ लेंग ने अपनी आंखें चौड़ी करके किन्नान को देखा। क्या? किन्नान थोड़ा चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये 3 पंखुड़ियों वाला सुनहरा लिली इतना कीमती होगा। इसके बाद किन्नान ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और जियाओ लेंग की नजर देखी। उसने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, इसके बारे में सोचना भी मत। ये नक्शा मेरा भी है, लेकिन चूंकि तुम जियाओ किंगक्सू के भाई हो, मैं तुम्हें इस बार मेरे साथ आने की अनुमति देता हूं। अगर हम इसे पाने में सक्षम हैं, तो हम लूट को बराबर बराबर बांट लेंगे। वाक्य का पहला भाग सुनने के बाद जियाओ लेंग का चेहरा उदास हो गया। दूसरा भाग सुनने के बाद उसने तुरंत एक रोमांचक लहजे में कहा, धन्यवाद वरिष्ठ भाई किन्नान, बहुत बहुत धन्यवाद। किन्नान ने अपना सिर हिलाया और कहा, 3 पंखुड़ियों वाले सुनहरे लिली की खोज करने की कोई जल्दी नहीं है। पहले मेरे साथ कहीं चलो, क्योंकि मुझे अपनी साधना में सुधार करना होगा। 100 जियांटिन गोलियां और कुछ यादृच्छिक जड़ी बूटियां प्राप्त करने के बाद किन्नान को कुछ समय के लिए साधना करने के लिए एकांत में जाने की आवश्यकता होगी। भले ही वो वांग मेंग को मारने में सक्षम था, फिर भी उसके और लिंग जिक्सियाओं के बीच एक बड़ी दूरी थी। जरूर, जियाओ लेंग ने तुरंत सहमति व्यक्त की, लेकिन अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने झिझकते हुए कहा, कुछ सवाल है जो मुझे कुछ समय से परेशान कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं है कि मुझे आपसे पूछना चाहिए या नहीं। किन्नान ने उसकी ओर देखा और कहा, जाओ। जियाओ लेंग ने यह कहने से पहले अपने दांत भींचे। वरिष्ठ भाई किन्नान, मैंने पहले आपको नीचा देखा था, लेकिन यह आपकी साधना के कारण नहीं था। यह इसलिए था क्योंकि मुझे लगा कि आप बहुत घमंडी थे, क्योंकि आपने लिंग जिक्सियाओं को अपमानित करने की हिम्मत की। इतना ही नहीं, आपने 5 बुजुर्गों और सभी शिष्यों के खिलाफ अकेले जाने की हिम्मत की। मुझे लगा कि तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो। उसने कुछ देर रुककर कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारी मौजूदा प्रतिभा के साथ शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में 8वां स्थान भी तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं होगी। तुम लो प्रोफाइल क्यों नहीं रहते? अगर तुम लो प्रोफाइल रहते तो ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन चूंकि तुमने इतने सारे लोगों को नाराज किया है, जिनमें लिंग जिक्सियाओ भी शामिल है, भले ही तुम में जबरदस्त प्रतिभा हो, मुझे डर है कि जब समय आएगा। किन्नान ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे टोक दिया। किन्नान ने संदेहास्पद जियाओ लेंग को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ठीक से पता है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूं, एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए एक अच्छी मानसिकता होना जरूरी है। मैं एक मार्शल आर्टिस्ट बना क्योंकि मैं मजबूत बनना चाहता था। मैं अपनी मर्जी से पूरी जमीन पर घूमना चाहता हूं। मैं बिना रोक टोक के आजादी से जीना चाहता हूं। कोई मुझे धमका नहीं सकता, कोई मुझे शर्मिंदा नहीं कर सकता। मैं लोगों द्वारा सम्मानित होऊंगा और राजा मेरे सामने झुकेंगे। अगर मैं इतनी आसानी से अपमान सह सकता हूं, तो मैं मार्शल आर्टिस्ट क्यों बनना चाहूंगा? मैं खुद को कभी अपमानित नहीं होने दूंगा, भले ही इसका मतलब मौत हो। जियाओ लेंग हैरान था। किन्नान ने जमीन से उठने से पहले उसकी तरफ देखा और शांति से कहा, यह शब्द सिर्फ बकवास है जो मैंने सोचे हैं। इसे ज्यादा गंभीरता से मत लो। मैं इतना आश्वस्त था क्योंकि लिंग जिक्सियाओ और शिष्य या यहां तक कि 5 बुजुर्ग भी इतने शक्तिशाली नहीं थे कि मुझे अपमानित होने के लिए मजबूर कर सके। ये कहने के बाद बिना कुछ और कहे किन्नान मुड़ा और बिना किसी डर के चला गया।